तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 11th क्लास का इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है कि कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास आएगी, हमें उसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के क्या तरीके रहेंगे, क्या स्टेप्स रहेंगे, ठीक है, क्या एल्गोरिथम फॉलो किया जाएगा। जो एल्गोरिथम होता है, वो जो स्टेप्स फॉलो होते हैं उसी को एल्गोरिथम बोलते हैं। इसमें आपको इंट्रोडक्शन बताया जाएगा कि कैसे कैसे आप एक बेसिक आइडिया दिया जाएगा कि प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जा सकता है। तो इंट्रोडक्शन में है कंप्यूटर्स ऑल अराउंड अस है हमारे, ठीक है, हर जगह कंप्यूटर्स का यूज़ किया जा रहा है। वी यूज़ देम फॉर डूइंग वेरियस टास्क इन ए फास्टर एंड मोर एक्यूरेट मैनर। फास्ट तरीके से काम करते हैं, आप सभी को पता है, और एक्यूरेट तरीके से काम करते हैं। लेकिन एक्यूरेट तरीके से ये तभी काम करेंगे जब जो इनपुट प्रोवाइडेड है वो एक्यूरेट होगी, और जो कोड लिखा हुआ है वो भी एक्यूरेट होगा, एग्जैक्ट होगा, विदाउट एनी बग्स होगा। एग्जाम्पल है इसका कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स को वी कैन बुक ट्रेन टिकट्स ऑनलाइन। कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स का यूज़ करके हम सभी आजकल ट्रेन्स में तो सफ़र करते ही हैं, बस में बस वगैरह भी ऑनलाइन आ गई हैं, टैक्सी वगैरह बुक करनी है, ओला उबर है, तो सभी ने कभी ना कभी जो है वो काम किया ही होगा। नहीं तो अमेज़ोन वगैरह से भी ऑर्डर करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आती हैं कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स के यूज़ में। लेकिन ये कैसे किया गया, कैसे पॉसिबल हो पाया ये? इंडिया इज़ ए बिग कंट्री, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। वी हैव एन एनॉर्मस रेलवे नेटवर्क, इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क है हमारा, ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ है। दस रेलवे रिजर्वेशन इज़ ए कॉम्प्लेक्स टास्क, कॉम्प्लेक्स मतलब काफ़ी जटिल टास्क है, काफ़ी छोटे छोटे टास्क को मिला के वो बना हुआ है ट्रेन्स का, जिसमें टिकट भी बुक होती है, स्टेटस होता है, चार्ट्स प्रिपेयर होते हैं, ठीक है, फिर किसी को कैंसिल भी करना है। ऊपर से इसके अलावा उनका जो फ्रेट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, माल ढुलाई के लिए यूज़ किया जाता है, उसको भी बुक करना पड़ता है, ठीक है। काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं रेलवे के, कैटरिंग है, ठीक है। इन सभी को जो है मैनेज करना एक काफ़ी बड़ा टास्क है, और कॉम्प्लेक्स टास्क है, मतलब जो कई चीज़ों को मिला के बना हुआ है। मेकिंग रिजर्वेशन इन्वॉल्व्स इन्फॉर्मेशन, क्या चाहिए उसके लिए? इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसकी? अबाउट मैनी एस्पेक्ट्स सच एज डिटेल ऑफ ट्रेन। सबसे पहले कौन सी ट्रेन में बुकिंग करनी है, ये ट्रेन चल भी रही है कि नहीं चल रही है, उसका क्या शेड्यूल है, यानी टाइम क्या है, वो कितने बजे आएगी, कहाँ से आएगी, कौन से स्टेशन पे आएगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, ठीक है। काफ़ी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, कितनी बोगीज़ हैं, कितनी सीट्स हैं उसके अंदर, कितनी सीट भर गई हैं, कितनी सीटें खाली हैं, ठीक है, कौन सी सीट किसके लिए रिजर्व है, कौन सा कोटा सिस्टम कई तरह का होता है इसमें, ठीक है। तो सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। साइमल्टेनियसली बुकिंग ऑफ टिकट्स बाई मल्टीपल यूजर्स एंड मैनी अदर रिलेटेड फैक्टर्स, बहुत सारे यूज़र एक साथ टिकट बुक कर रहे होते हैं। तो कैसे, मान लीजिए 4 टिकटें बची हुई हैं और 1000 लोग उसको जो है बुक करने लगे हुए हैं, सब ने उसको टिकट को ओपन किया हुआ है, तो किसको वो मिलेगी, ठीक है। कैसे लॉकिंग सिस्टम काम करेगा, कैसे पहला आदमी जो आया होगा, ठीक है, कैसे जो पहले पेमेंट कर देगा, तो सब चीज़ें वो कैसे सीक्वेंस में होंगी। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क है, इतना मतलब ईजी नहीं है। इट इज़ ओनली ड्यू टू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के कारण ही ये पॉसिबल हो पाया है। बुकिंग ऑफ ट्रेन टिकट जो है कि ईजी हो गया है कंप्यूटर्स की वजह से। ऑनलाइन ऑनलाइन बुकिंग ऑफ, नहीं तो पहले का अगर याद हो, पहले का क्या, अभी भी जो फ़ोन और इंटरनेट यूज़ करना ढंग से नहीं जानते हैं, वो रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ पे एक काउंटर होता है, वहाँ पे लाइन में लगते हैं, और तब जाके नंबर आता है, फिर आपको उसका एक फॉर्म भरा होना होता है, उसका टिकट आपको फिर वो चेक करके बताता है, नहीं उसमें अगर होती है तो दूसरी ऑप्शन पूछता है, ठीक है। उसी टाइम ऑन द स्पॉट डिसाइड करना पड़ता है, मिलती भी है कई बार, नहीं भी मिलती है। ऑनलाइन बुकिंग ऑफ ट्रेन टिकट हैज़ एडेड आवर कंफर्ट बाय एनेबलिंग अस टू बुक टिकट फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। हम जो है ऑफिस तो टिकट ऑफिस तो दिन में ही खुलेगा, वहीं पे टाइम, उसके टाइमिंग के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा अपना टाइम निकाल के, लेकिन अब हम कहीं से भी टिकट बुक कर सकते हैं अपने बिस्तर पे लेटे लेटे भी। वी यूजुअली यूज़ द टर्म कंप्यूटराइजेशन, तो इस चीज़ को क्या कहा गया है? कंप्यूटर को किसी काम को करने के लिए यूज़ करना, दैट इज़ नोन एज कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटरीकरण जिसको बोलते हैं। शहरों में रहते हैं जैसे लोग, शहरों में रहने लगे तो शहरीकरण, ठीक है। मॉडर्न होते जा रहे तो मॉडर्नाइजेशन, उसी तरह कंप्यूटराइजेशन। टू इंडिकेट द यूज ऑफ कंप्यूटर टू डेवलप सॉफ्टवेयर इन ऑर्डर टू ऑटोमेट एनी रूटीन ह्यूमन टास्क एफिशिएंटली, ठीक है। कोई भी रूटीन ह्यूमन टास्क है जो हम डेली करते हैं, और उसको जो है हज़ारों लोग भी जो है कर रहे होते हैं, टास्क वो डेली होता है, चाहे हम करें चाहे अलग अलग लोग उस टास्क को डेली करें, ठीक है। वो मतलब बहुत लोगों की के लिए एक प्रॉब्लम है वो टास्क डेली करना उसी टास्क को, तो उस चीज़ को ऑटोमेट कर देना, मतलब कि वो अपने आप होने लगे। ऑटोमेट करना होता है ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करना, ठीक है, मशीन अपने आप काम करने लगे। और एआई इसी तरफ बढ़ रहा है, ऑटोमेशन की तरफ, इसीलिए एआई को ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि उसमें ज़्यादा ऑटोमेशन है, ह्यूमन इंटरवेंशन कम है, ठीक है। और टास्क क्या होना चाहिए? एफिशिएंटली होना चाहिए, ये नहीं हम तो कर देते हैं उस टास्क को 2 मिनट में, और कंप्यूटर ले रहा है 2 घंटे या 30 मिनट ले रहा है उसके लिए, तो क्या फ़ायदा है उसका? वो टास्क को जल्दी परफॉर्म करे तभी फ़ायदा है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर सॉल्विंग वेरियस डे टू डे टास्क, ठीक है, डे टू डे प्रॉब्लम्स के लिए जो है यूज़ किया जाता है। 10 प्रॉब्लम के कैलकुलेटर से ही आप एग्जांपल मान के चल लीजिए, अपने मोबाइल से आप कितनी चीज़ें करते हैं, उन सबको जो है बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, उनको मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो कितनी एफिशिएंटली चीज़ें होती हैं, तो ये एक इसेंशियल स्किल है, क्या है?
प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंप्यूटर्स आर यूज फॉर सॉल्विंग वेरियस डे टू डे प्रॉब्लम एंड दस प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एन इसेंशियल स्किल। मतलब आपको प्रॉब्लम सॉल्व तो करना आना चाहिए, नॉट इस कंप्यूटर में ही, बाकी आपको अपनी डेली लाइफ में भी डेली प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। प्रॉब्लम नहीं तो उसको टास्क भी कह सकते हैं। आप कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो उसको आपको एक रोड मैप एक तैयार करना पड़ेगा अपने माइंड में, और प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। दैट ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट शुड नो, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को तो आना ही चाहिए, क्योंकि उसका काम ही रहेगा कि कोई प्रॉब्लम होगी और उसका जो है उसको सोल्यूशन जो है क्रिएट करना पड़ेगा, उसकी कोडिंग करनी पड़ेगी। इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट कंप्यूटर देमसेल्व्स कैन नॉट सोल्व ए प्रॉब्लम, कंप्यूटर अपने आप प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकते हैं, ये मेंशन करना जरूरी है, आप लोगों को पता है। लेकिन आगे आगे ये भी चेंज होता जा रहा है एआई और मशीन लर्निंग के थ्रू। फिलहाल तो ये उस लेवल पे पॉसिबल नहीं है। प्रिसाइज स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन, प्रिसाइज होनी चाहिए, मतलब एकदम टू द पॉइंट एग्जैक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पैरा लिख दिया इतना बड़ा एक पेज का और वो जो है कंप्यूटर समझ लेगा, ऐसा नहीं है। प्रिसाइज स्टेप बनाने पड़ेंगे, अब क्या करना, अब क्या करना, अब क्या करना, अब क्या करना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेंगी उसको, प्रॉब्लम सोल्व करनी है तो, ठीक है। सक्सेस ऑफ ए कंप्यूटर इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम डिपेंड ऑन हाउ करेक्टली एंड प्रिसाइजली वी डिफाइन द प्रॉब्लम। डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम को आप तभी, जो है आपने लिख दिया ए और बी, ठीक है, क्या लिख दिया ए और बी, आपको क्या चाहिए, सी चाहिए। अब ए भी कुछ भी हो सकता है, बी भी कुछ भी हो सकता है, सी भी कुछ भी हो सकता है, आपने डिफाइन तो किया नहीं ए और बी के साथ क्या करना और सी में क्या आना चाहिए, ठीक है। तो ये उसको हमें प्रिसाइजली बताना पड़ेगा कि चाहते क्या है हम, ठीक है। डिजाइन ए सॉल्यूशन, डिजाइन करना पड़ेगा सॉल्यूशन, उसी को क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। एंड इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम, यूजिंग ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब पहले आप एक एल्गोरिथम बनाएंगे, फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके कोड लिखेंगे, उस कोड को क्या बोलेंगे, प्रोग्राम बोलेंगे। वो किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होगा, लो लेवल लैंग्वेज में भी हो सकता है, बट मोस्टली हाई लेवल लैंग्वेज में ही करते हैं। दस प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, प्रॉब्लम आप तब सोल्व कर पाएंगे जब आपको प्रॉब्लम पता होगी। जैसे आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, आप अपनी साइकिल पे कहीं जा रहे हैं, स्कूटी पे कहीं जा रहे हैं, ठीक है, वो अचानक से एकदम बंद पड़ गई, तो आपको जब पता वो बंद होगी, आपको पता ही नहीं कि प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी, प्रॉब्लम को क्योंकि आपको पता ही नहीं है, तो प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। बैटरी लो है, कि पेट्रोल खत्म हो गया है, या इंजन में कोई फॉल्ट आ गया है, तो उसके लिए आप मैकेनिक के पास लेके जाएंगे। डेवलपिंग एन एल्गोरिथम फॉर द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फिर उसके लिए एक एल्गोरिथम डिजाइन किया। एल्गोरिथम कुछ नहीं है, एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि हम जो है, आपको जैसे नोटबुक पे लिखना है, तो आपको क्या चाहिए, आपकी प्रॉब्लम है वो नोटबुक पे लिखना। कैसे लिखना, आपको एक नोटबुक चाहिए लिखने के लिए, ठीक है, फिर आपको एक पेन चाहिए, पहले नोटबुक निकालेंगे, फिर पेन निकालेंगे, फिर अपने दिमाग में सोचेंगे कि क्या लिखना है, फिर आप अपने हाथ से लिखना शुरू करेंगे, वर्ड बाय वर्ड, एंड पूरा पेज आपका भर जाएगा और प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी, ठीक है। फाइनली इंप्लीमेंटिंग द एल्गोरिथम टू डेवलप ए कंप्यूटर प्रोग्राम, फिर उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं और एक कंप्यूटर प्रोग्राम बन जाता है। इस चैप्टर में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन है, ठीक है, स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्या क्या स्टेप फॉलो होंगे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्रॉब्लम को, फिर उसका एल्गोरिथम लिखेंगे, फिर उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, फ्लो ऑफ कंट्रोल, वेरीफाइंग एल्गोरिथम्स, ये सब हम जो है देखेंगे नेक्स्ट स्टेप्स में क्या होता है। 4.2 स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए प्रॉब्लम को अगर सोल्व करना है आपको। देखिए गीको क्या होता है, ये होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब आप गार्बेज कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे, गार्बेज डालेंगे तो गार्बेज ही निकलेगा, ठीक है, कोई अच्छी चीज़ नहीं निकलेगी। मतलब गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो रिजल्ट गलत ही आएगा। मतलब गलत ये नहीं होता कि a + b कर दिया, ठीक है, ये वैसे तो ठीक है, लेकिन क्या है, हमें तो चाहिए था a × b, तो उसके लिए क्या हो गया, वो गार्बेज हो गया, और रिजल्ट भी आएगा वो भी गार्बेज आएगा, मतलब वो हमारे काम का नहीं आएगा, रिजल्ट तो कोई ना कोई आएगा। द करेक्टनेस ऑफ द आउटपुट दैट ए कंप्यूटर गिव्स डिपेंड अपॉन द करेक्टनेस ऑफ द इनपुट प्रोवाइड, जो इनपुट प्रोवाइड करेंगे उसी की करेक्टनेस पे डिपेंड करता है। देखिए इसका एक एग्जांपल, सपोज वाइल ड्राइविंग के दौरान क्या होता है, ए व्हीकल स्टार्ट्स मेकिंग ए स्ट्रेंज नॉइज, जैसे मैंने अभी आपको बताया स्कूटी आपकी अचानक से खराब हो गई, तो इसमें भी व्हीकल अगर आपका आवाज करने लगे, वी माइट नॉट नो हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम, हमें पता नहीं है उसका कैसे करेंगे, ठीक है, उसी टाइम कैसे सोल्व करेंगे। फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई फ्रॉम वेयर द नॉइस इज कमिंग, ठीक है, गाड़ी है आगे से आवाज़ आ रही है, उसमें पीछे से आवाज़ आ रही है, किसी खिड़की में से आवाज़ आ रही है, या उसके बोनेट में से, बम्पर में से, टायर्स में से, बहुत सारे पार्ट है ना, तो कहाँ से आवाज़ आ रही है सुन के पता चल सकता है। इन केस द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सोल्व, भाई बस हमारे से सोल्व नहीं होगी, देन वी नीड टू टेक द व्हीकल टू द मैकेनिक के पास लेके जाएंगे, क्योंकि वो उसका एक्सपर्ट है, उसको पता है उसकी प्रॉब्लम कैसे सोल्व करनी है, उसको उसका एल्गोरिथम पता है। द मैकेनिक विल एनालाइज द प्रॉब्लम, क्या करेगा, सबसे पहले एनालाइज करेगा। एनालाइज मतलब ये होता है आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को, कि प्रॉब्लम कहाँ है। जैसे आप एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और वो सोल्व नहीं हो रहा है, या करते करते गलत हो गया है, तो आप टीचर को दिखाते हैं, टीचर बताते हैं कि वो एनालाइज करते हैं, उसमें देखते हैं ये स्टेप ठीक है, ये स्टेप ठीक है, ये स्टेप ठीक है, और यहाँ पे मिस्टेक है, इसलिए आगे का सारा गलत है, और वो बता देंगे ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एनालाइज करना होता है, एनालाइज द प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ नॉइस, की नॉइस कहाँ से आ रही है उसका पता लगा सकते हैं। तो क्या करेगा मैकेनिक, उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि नॉइस कहाँ से आ रही है, वो फिर प्लान बनाएगा कि उसको कैसे सोल्व करना है, क्या काम करना है, टू एंड फाइनली वो रिपेयर कर देगा। उसको लगा पता कि भाई इंजन से आवाज़ आ रही है, इंजन में कहाँ से आवाज़ आ रही है, उसकी फैन बेल्ट से आवाज़ आ रही है, तो फैन बेल्ट को अगर उसमें ग्रीसिंग करके वो ठीक हो सकती है तो वो कर देगा, नहीं उसको अगर टूट ही गई है, खराब हो गई है, मतलब बिल्कुल टूटने वाली है, तो उसको रिप्लेस कर देगा, फाइनली रिपेयर कर देगा, इन ऑर्डर टू रिमूव द नॉइस, रिमूव हो जाएगी, ठीक है। इस वो एग्जाम्पल से क्या समझे, इट इज एक्सप्लिसिट दैट फाइंडिंग द सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम माइट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्टेप, तो मल्टीपल स्टेप इन्वॉल्व हो सकते हैं एक प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने में, हमें इससे
ये पता चलता है। व्हेन प्रॉब्लम्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ईजी, क्या होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड और ईजी होती हैं, सामने सामने आपने देखा कि ये तो ये सोचिए कि आपके विंडशील्ड है, उस पर कुछ आगे लग गया, आपको पता है ये टूट गई है, मैकेनिक के पास जाना, मैकेनिक को पता है कि इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। अगर सीधी सीधी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है तो सॉल्यूशन फाइंडिंग ईजी होता है, हमें पता है ए प्लस बी करना है, ठीक है, ए प्लस बी कर देंगे सीधा सीधा, ठीक है। लेकिन यही एक बड़ा मैथमेटिकल एक सम होता है, बहुत सारे जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले होते हैं या जो है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले होते हैं, तो उसमें एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है कि आपको कहाँ पे कौन सी उसमें जो है फॉर्मूला लगाना है, किसको इंटीग्रेट करना है, कहाँ डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। स्टेप मतलब आपको एक दिमाग में बैठाने पड़ते हैं, उसका एक तरीका होता है, जो आप किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो तरीका अपनाते हैं और अपने दिमाग में उसको सोचते हैं, वही जो है एल्गोरिथम है। बट एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है उसमें रिक्वायर्ड मेथोडिकल अप्रोच, मतलब उसमें कोई मेथड होना चाहिए टू फाइंड द राइट सॉल्यूशन, ठीक है। नहीं तो वो जैसे ये हो गया ए प्लस बी होता है, छोटा सा एग्जाम्पल है इसका, मैं फिर ज़्यादा लिखने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू सी है, ठीक है। यह है तो छोटी सी प्रॉब्लम सीधी सोल्व हो सकती है, लेकिन ऐसी ही इस टाइप के जो ब्रैकेट्स से रिलेटेड होते हैं तो उसमें एक फॉर्मूला होता है बोर्ड मास का, ठीक है। तो पहले क्या क्या सोल्व करना है, पहले ब्रैकेट करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर डिवीजन करना है, क्या करना है, ठीक है। वो हम आपको आइडेंटिफाई उस फॉर्मूले से हो जाएगा। तो ये क्या बना दिया है, उसका एक एल्गोरिथम बना दिया कि पहले आपको ये सोल्व करना है, पहले अंदर वाला सोल्व होगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा। समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, एक मेथड अपनाना पड़ेगा, फाइंड द राइट सॉल्यूशन। वी हैव टू अप्लाई प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, प्रॉब्लम को सोल्व करने की टेक्निक लगानी पड़ेगी, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग बिगिंस विद द प्रिसाइज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, की एग्जैक्ट क्या है प्रॉब्लम, हमें सोल्व क्या करना है, तभी तो जो है हम कर पाएंगे। एंड एंड्स विद ए कंप्लीट वर्किंग सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। और खत्म कहाँ पे होगी, वो एक सॉफ्टवेयर जो है, जो डिजायर्ड सॉफ्टवेयर है, वो अगर हमने बना दिया तो वो उस स्टेप पे खत्म हो जाएगी। की स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम यूजिंग ए कंप्यूटर, वो इस फिगर में आपको दिए हुए हैं। कौन से स्टेप हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप है ये एनालाइज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को एनालाइज करना कि मतलब प्रॉब्लम है क्या, डेवलपिंग एन एल्गोरिथम, फिर उसके लिए एल्गोरिथम डेवलप करना कि स्टेप्स क्या रहेंगे, कैसे कैसे वो सोल्व होगा, फिर उन स्टेप्स को आइडेंटिफाई करके जो है कोडिंग की जाएगी, ठीक है। और ये काम अलग अलग टीम के होते हैं, अलग अलग, अगर जितना बड़ा प्रोजेक्ट है उतने ही हर एक स्टेप पे जो है काम करने वाले बढ़ते जाएंगे, और उसको कोडिंग वाले को उसके एनालाइज में नहीं जाना है, एनालाइज कोई और करेगा, अच्छे से उसके स्टेप लिखेगा, ठीक है। फिर उसमें उसके स्टेप्स लिख दिए जाए कि हमें ये चाहिए है इसके अंदर, फिर वो जो है कोडिंग जो करता है वो कोड करेगा इसके अंदर, और फिर टेस्टिंग और डिबगिंग होगी। टेस्टिंग और डिबगिंग होती है कि सिस्टम जो है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो वो उसको, जैसे आप गाड़ी को चला के देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये ठीक है, जैसे मैकेनिक ने गाड़ी ठीक कर दी, ठीक है, तो उसकी आप जो है लास्ट में टेस्टिंग करेंगे, उसको बताएंगे कि हाँ ठीक चल रही है, और फिर भी अगर कोई आवाज़ आ रही तो फिर बताएंगे आप, तो वो मैकेनिक फिर से उस पर काम करेगा, जो एक छोटा मोटा एरर बच जाएगा उसको बोलते हैं डीबगिंग, और प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप आपका है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, इसी के चारों स्टेप है, इसी को अभी वन बाय वन डिफाइन करेंगे। तो एनालाइज द प्रॉब्लम क्या होती है, मतलब प्रॉब्लम को फाइंड करना कि प्रॉब्लम आखिर है क्या, वही होता है एनालाइज करना। इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लियरली अंडरस्टैंड ए प्रॉब्लम, क्लियरली उसको समझना है बिफोर वी बिगिन टू फाइंड द सॉल्यूशन, सीधे ही सॉल्यूशन पे नहीं कूद पड़ना है। इफ वी आर नॉट क्लियर एज टू वट इज टू बी सोल्व, हमें अगर क्लियर नहीं होगा कि हमें क्या सोल्व करना है, वी मे एंड अप इन डेवलपिंग ए प्रोग्राम विच मे नॉट सोल्व आवर पर्पज, तो वो हमारा पर्पज सोल्व नहीं करेगा। मान लीजिए आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना था फोटोज़ को देखने के लिए, फोटोज़ को एडिट करने के लिए, उनको कंप्रेस करने के लिए, और आपने वो सॉफ्टवेयर बना दिया किसके लिए, वीडियो के लिए बना दिया। आपको चाहिए था फोटो के लिए, बना दिया वीडियो के लिए, हालांकि ये सही बनेगा, लेकिन क्या है वो इसका पर्पज सोल्व नहीं करता। फोटोशॉप वाले को वीडियो का सोल्यूशन दे दी, वीडियो का सॉफ्टवेयर दे दिया जाए तो वो क्या काम करेगा, तो फोटो पे फोटो का, जैसे वर्ड पे काम करना है तो एमएस ऑफिस वर्ड, प्रेजेंटेशन पे काम करना है तो पावर पॉइंट, एक्सेल पे काम करना है तो एक्सेल सॉफ्टवेयर है। तो हर एक के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है, दोनों एक दूसरे को जो है रिप्लेस नहीं करते हैं। दस वी नीड टू रीड एंड एनालाइज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करना है उसको। तो इसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट वो हो गए कि हमें उसके अंदर क्या करना है, ठीक है। हमें वो फोटोज़ के लिए बनाना है, हमें वर्ड्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, या हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, या हमें एक्सेल जैसा कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, या टैली बनाना है, या ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर बनाना है, या हमें फेसबुक बनाना है, या हमें कोई सिंपल वेबसाइट चाहिए, उसमें क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। तो वो प्रिंसिपल कंपोनेंट उसके वो होते हैं जो असली में रिक्वायरमेंट है कि करना चाहिए क्या, ठीक है। फिर उसकी कोर फंक्शनैलिटी, वो एक्चुअल में करेगा क्या, उसका पर्पज़ क्या है, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। दैट आवर सॉल्यूशन शुड हैव, हमारा सॉल्यूशन के अंदर जो होना चाहिए। बाई एनालाइजिंग ए प्रॉब्लम वी वुड बी एबल टू फिगर आउट व्हाट आर द इनपुट्स, तो इनपुट्स क्या होंगी, ठीक है। अगर हमने फोटोज़ के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसकी इनपुट जो है फोटोज़ ही होंगी, एक वीडियो उसके अंदर नहीं होगा। हमें वीडियो को फोटो में कन्वर्ट करना है तो इनपुट में हमें एक वीडियो देना है, और आउटपुट में हमें उससे फोटोज़ निकलनी चाहिए, ठीक है। उसके अलग अलग जो है फोटोज़ को वो सेपरेट कर लेगा, या एक वीडियो को कंप्रेस करना है, या एक फोटो को कंप्रेस करना है, या एक पीडीएफ है उसको कंप्रेस करना है, ठीक है। तो हम उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन तभी कर पाएंगे कि हमें करना क्या है और उसमें इनपुट क्या होंगी, है एक्सेप्ट करेगा जो अवर प्रोग्राम शुड एक्सेप्ट, एंड द आउटपुट दैट शुड बी प्रोड्यूस। तो अगर फोटो देनी है तो अभी कभी आपने देखा हो कि
कई सारे ऑप्शन दिए होते हैं। फ़ोटो को कंप्रेस करना है वेबसाइट पे, पीडीएफ को कंप्रेस करना है, वीडियो को करना है, वीडियो को स्प्लिट करना है या वीडियो को कंबाइन करना है, ठीक है? फ़ोटो को मिला के कोलाज बनाना है, तो उसमें एक लिमिट भी दी होती है कि आप कितनी फ़ोटोज़ का कोलाज बना सकते हैं। समझ रहे हैं? ठीक है? तो इनपुट भी डिफ़ाइन होनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ की एक लिमिटेशन होती है और उस लिमिटेशन के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। नेक्स्ट इसमें रहेगा डेवलपिंग एन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या होता है? ए सेट ऑफ एग्जैक्ट स्टेप्स, एग्जैक्ट मतलब जो एग्जैक्टली स्टेप चाहिए होते हैं कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, बिल्कुल सीक्वेंस में होगा। तो विच वैन फॉलोड, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा? सोल्व द प्रॉब्लम और अकम्प्लिश द रिक्वायर्ड टास्क, प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा या टास्क को जो हमें रिक्वायर्ड है, जिसको हमें कंप्लीट करना है, वो टास्क कंप्लीट हो जाएगी। मान लीजिए कि आपको कोई जो है डिलीवरी बॉय आया है डिलीवर करने, आपको वो फ़ोन करेगा, ठीक है? तो आपको फ़ोन करेगा, आप फ़ोन उठाएँगे, उसको वो पूछेगा जी आपको कहाँ डिलीवर करना है, एग्ज़ैक्ट एड्रेस मैं नहीं मिल रहा हूँ, मैं इस पॉइंट पे हूँ। मान लीजिए वो है पॉइंट ए यानी बस स्टैंड के ऊपर है। बस स्टैंड के ऊपर जब वो रहेगा तो आपको क्या करेगा? आपको फ़ोन करेगा, फ़ोन पे आप बताएँगे कि आप यहाँ से सीधे आइए, यहाँ एक कोने पे आपको हॉस्पिटल मिलेगा, ये एक आपको जो है चौराहा मिलेगा, उससे आपको क्या करना है? राइट टर्न करना है। राइट टर्न करने के बाद आपको 100 मीटर या 1 किलोमीटर जितना भी आप बताना चाहें, आपको सीधा आना है। फिर उसके बाद एक आपको चौक मिलेगा, उस चौक से आपको क्या करना है? राइट लेना है। राइट लेने के बाद आपको चलना है 100 मीटर। फिर आप जो है सॉरी यहाँ से आप लेंगे लेफ्ट, फिर ये हो गया राइट, मतलब जो भी करना चाहे, कोई ये फिक्स नहीं है, ठीक है? आप ऐसा करते हैं मोस्टली, बताते हैं कि वहाँ फिर यहाँ पे आप बताते हैं कि यहाँ पे एक ऐसी कोई पहचान बताते हैं, यहाँ पे आएगा, इसके पास या ऐसा घर मेरा होगा, ऐसा गेट होगा, तो आप यहाँ पहुँचिए। तो आपने क्या बता दिया उसको? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया, यानी आपने उसको एल्गोरिथम बता दिया और उसने आपको आके डिलीवर कर दिया। ऐसा ही एक एक दूसरा रास्ता भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन वो रास्ता हो सकता है घूम के लंबा पड़ता हो। तो इसी बेस पे आपका मैप भी काम करता है, लेकिन ये उसको मैनुअली नहीं बताना पड़ता। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम बनाया हुआ है, कोडिंग की हुई है, ठीक है? जीआर उसको बताए गए हैं, ग्रिड रेफरेंस, और वो उसके बेस पे आपका काम कंप्लीट कर देता है। तो सिमिलरली अगर आपको एक कोड लिखना है, कोई प्रोग्राम लिखना है, तो उस प्रोग्राम को लिखने से पहले आपको एक सॉल्यूशन जो है उसका बनाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली इसका सॉल्यूशन होगा कैसे, जो कि आप एक डेली लाइफ में अपना डेली काम करते हैं, आप मैथ्स का क्वेश्चन सोल्व करने से उस चीज़ को आइडेंटिफाई उसको करके देख सकते हैं कंपेयर करके देख सकते हैं, ठीक है? उसका कोड लिखने से पहले आपको उसको एनालाइज़ करना पड़ता है। सॉल्यूशन निकालने से पहले आपको उसको सोचना पड़ता है कि मैं ये इसमें करूँगा, ये थ्योरम इसमें लगाऊँगा, इसके पहले ये स्टेप करूँगा, पहले उसके बाद ये स्टेप करूँगा, फिर इसमें ये थ्योरम आएगी, ठीक है? और कई बार आप क्या होता है, छोटा क्वेश्चन होता है तो सीधा आपको पता होता है, चल पड़ते हैं, उन स्टेप्स पे इतना सोचते नहीं है, लेकिन फिर भी आपके माइंड में वो एल्गोरिथम कहीं न कहीं फीड किया जाता है टीचर्स के द्वारा, ठीक है? मान लीजिए 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है? 23 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई में आपको पता है कि ऐसे लिखना पड़ता है। ये भी एक एल्गोरिथम है, आपको बताया हुआ है कि पहले ऐसे लिखना है, जिससे मल्टीप्लाई करना है उसको ऐसे लिखना है, या डिवाइड करने में भी यही कर सकते हैं, ठीक है? फिर आपको पता है इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, इसकी जो कैरी आएगी उसको ऐड करना है। तो ये भी क्या है? एक एल्गोरिथम है, और इस एल्गोरिथम को जब हम प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो हमारा जो आंसर जो आ जाता है वो एकदम करेक्ट आता है, और हर बार करेक्ट आता है, ठीक है? द सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड इन नेचुरल लैंग्वेज। तो वो जो सॉल्यूशन होगा जो हमने बनाया है वो किस में होगा? नेचुरल लैंग्वेज में होगा, कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? ऐसे लिखना है, इसको इससे करना है, इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हम क्या करेंगे? एक नॉर्मल लैंग्वेज में स्टेप्स लिख देंगे, ठीक है? और वो स्टेप्स लिखने का ही नेचुरल लैंग्वेज में कहा जाता है कि वो एक एल्गोरिथम है। वी कैन इमेजिन एन एल्गोरिथम लाइक ए वेरी वेल रिटन रेसिपी फॉर ए डिश। एक डिश को बनाने के मतलब कोई खाना बनाना है, मान लीजिए रोटी बनानी है, तो उसको रोटी को बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं? वो पहले आटा लेना है, आटे को छानना है, ठीक है? प्लेट में लेना है, फिर पानी थोड़ा गर्म करना है, पानी मिलाना है, थोड़ा थोड़ा पानी मिलाना है, फिर आटे की कंसिस्टेंसी देखना है, मतलब एंड सो ऑन। किसी भी चीज़ को आप कंपेयर कर सकते देख सकते हैं। वी क्लियरली डिफाइन स्टेप्स इफ फॉलोड वन विल एंड इन प्रिपेयरिंग द डिश। फाइनली आपकी डिश प्रिपेयर हो जाती है। लेकिन सिर्फ स्टेप से नहीं होता, एक्सपर्टीज भी चाहिए उसके अंदर, ठीक है? लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये नहीं होता। कंप्यूटर के अंदर स्टेप्स डिफाइन हो गए, ठीक है? कोड भी लिख दिया गया, कोई भी कोड भी लिख सकता है, इसमें भी वैसा ही होगा, ठीक है? तो एक एक्सपर्ट प्रोग्रामर है, ठीक है? वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सब चीज़ों को दे, वो उसका कोड तुरंत सेकंडों में एग्जीक्यूट होगा, माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड्स में, ठीक है? और जो एक एक्सपीरियंस वाला कोडर नहीं होगा, नया नया होगा, वो एक इतना बड़ा प्रोग्राम लिख देगा जो बड़ी 2-4 लाइनों में लिखा जा सकता था, ठीक है? जो टाइम भी बहुत लेता है और स्पेस भी बहुत लेता है, तो इसमें भी एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। वी स्टार्ट विद ए टेंटेटिव सॉल्यूशन प्लान एंड कीप ऑन रिफाइनिंग द एल्गोरिथम। हम शुरू करते हैं बस कि ये करेंगे, फिर हमें लगता है नहीं इस स्टेप की जरूरत इसमें नहीं है, या ये स्टेप जो है डबल हो रहा है, ठीक है? या इसके बजाय हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। मान लीजिए वो डिलीवर करने आ रहा है, तो आपको पता है कि इसको इधर बुलाने की बजाय मैं उधर जा ही रहा हूँ, या मेरा कोई उधर है, या एक आपकी कोई मार्केट में आसपास वहीं आपका कोई फ्रेंड है, किसी उसकी शॉप है, बोला आप उसको दे जाओ, तो तुरंत सोल्यूशन हो गया फॉर गिवन प्रॉब्लम। मोर देन वन एल्गोरिथम इज पॉसिबल। एक जगह जाने का एक ही रास्ता थोड़ी है, एक जगह जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। कई पॉसिबल सॉल्यूशन है, एंड वी हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल सॉल्यूशन, जो उस प्रॉब्लम के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है।
तो 4.3 में हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद स्टेप आएगा कोडिंग। हमने एल्गोरिथम लिख दिया, हमने प्रॉब्लम को एनालाइज कर लिया, फिर हम जो है उसकी कोडिंग लिखेंगे एक लैंग्वेज सेलेक्ट करके। वी कन्वर्ट द एल्गोरिथम इनटू द फॉर्मेट विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर टू जनरेट द डिजायर कोड। वो भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाएगा, फिर असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। फाइनली उसको फिर कोड को एग्जीक्यूट करेगा, वो भी स्टेप फॉलो करता है अपने, ठीक है। डिफरेंट हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी यूज, कोई भी यूज की जा सकती है। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड द डिटेल ऑफ द कोडिंग प्रोसीजर। उसमें बीच में कमेंट्स लिख लिख के डिफाइन करना चाहिए कि मैं ये कोड ये क्या कर रहा है। फिर कुछ टाइम बाद जब आप डीपर माइंडसेट में होते हैं, कोड में डूबे हुए होते हैं एक पर्टिकुलर पार्ट में, तब आप लिख देते हैं। लेकिन कई दिन बाद जब आपको देखते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये कोड क्या काम करता है, ये पार्ट क्या काम करता है, या दूसरे कोडर्स के लिए भी वो समझने में आसान हो जाता है अगर आपने उसको डिस्क्राइब किया होता है तो जैसा कि बताया ये हेल्पफुल रहेगा रिविजिटिंग द प्रोग्राम एट ए लेटर से। कोडिंग जो है 4.8 सेक्शन में फिर से दिखाएंगे। टेस्टिंग एंड डिबगिंग। टेस्टिंग एंड डिबगिंग क्या होता है? सिस्टम को टेस्ट करना। सबसे पहले प्रोग्राम क्रिएटेड शुड बी टेस्टेड, चला के देखेंगे कि ये चलता भी है नहीं चलता, काम करता है कि नहीं करता, वेरियस पैरामीटर्स के थ्रू, ठीक है। गलत इनपुट भी देके देखेंगे, गलत इनपुट को रिजेक्ट करना चाहिए, सही इनपुट को लेना चाहिए, एक लिमिट में इनपुट आए उसको जो है, अगर एक रेंज में इनपुट देना है तो वो भी, ठीक है। फोटो के लिए करना है तो वीडियो ना आ जाए, फॉर्मेट बताए कि एरर मैसेज ढंग से दे, एरर मैसेज दिखाने के बाद सिस्टम क्रैश ना हो, फिर से जो है आपको वही इनिशियल स्टेप पे लेके आए। तो इन सब चीज़ों के लिए उसको टेस्ट करना है। द प्रोग्राम शुड मीट द रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट को भी मीट करना चाहिए, जिस काम के लिए है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इट मस्ट रिस्पॉन्ड विद इन द एक्सपेक्टेड टाइम, एक्सपेक्टेड टाइम में भी, ये नहीं हमें चाहिए तो वो हम बटन दबाए काम हो जाए, लेकिन वो ले रहा है 5 मिनट, तो वो एक्सपेक्टेड टाइम के अंदर नहीं हो रहा है। अगर आप ट्रेन टिकट बुक करने लगे और वो कंप्यूटर घूमता, वो जो है घूमता रहता है घूमता रहता है घूमता रहता है और आपकी टिकट बुक नहीं होती, तो एक्सपेक्टेड टाइम में कई बार फिर भी नहीं होता है। इट शुड जनरेट करेक्ट आउटपुट, आपको टिकट जनरेट करनी है, टिकट ही हो, ये ना हो कि टिकट जनरेट की थी और खाने का ऑर्डर प्लेस हो गया, ठीक है। जब टिकट ही नहीं, आप उसमें ट्रैवल ही नहीं कर रहे तो खाना बुक करके क्या करेंगे। द प्रेजेंस ऑफ सिंटैक्टिकल एरर, कोई सिंटैक्टिकल एरर तो नहीं है कि जैसे ए प्लस बी करना था इंटू इंटू सी करना था, बट आपने क्या कर दिया, आपने कर दिया इसके अंदर ए इंटू बी प्लस सी, तो ये क्या हो गया, ठीक है। ये तो बग है वैसे, ठीक है। सिंटैक्टिकल एरर होगा कि आपने ये ब्रैकेट ही लगाना भूल गए आप, ठीक है। और ये बग होगा, ये चले तो गा, लेकिन जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो ये लेटर स्टेज पे मिलेगा, तो उसके वो डिबगिंग में होगा। अभी आपने लिखा था ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है। मान लो इसमें ये लगाना होता है, प्रोग्रामिंग का जो फॉर्मेट होता है उसको फॉलो करना होता है, ठीक है। सी प्लस प्लस में आपको सी आउट लिखना था, ठीक है। सी आउट में ब्रैकेट लगाना इधर का, लेकिन आपने इधर का लगा दिया, तो ये सिंटैक्स एरर हो जाएगा। ऐसे ही पाइथन में भी, ठीक है। एक लैंग्वेज का प्रीडिफाइंड फॉर्मेट होता है कि चीज़ों को आपने ऐसे 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 लिखना है, तो अगर आप वैसे नहीं लिखेंगे तो वो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। द प्रोग्राम शुड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, रिस्पॉन्ड विद इन एक्सपेक्टेड टाइम, शुड जनरेट करेक्ट आउटपुट पॉसिबल फॉर सिंटैक्टिकल एरर, नो आउटपुट विल बी ऑब्टेन, आउटपुट नहीं आएगी, सिंटैक्टिकल एरर होगा तो प्रोग्राम आगे चलेगा ही नहीं। अगर आउटपुट जनरेट होगी इज इनकरेक्ट होगी, देन द प्रोग्राम शुड बी चेक्ड फॉर लॉजिकल एरर, ये लॉजिकल एरर, ये जो बताया था मैंने आपको, लॉजिकल एरर के लिए चेक होगा। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री फॉलो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग मेथड भी यूज करते हैं, लाइक यूनिट और कंपोनेंट टेस्टिंग, ठीक है। एक कोड आप कैलकुलेटर के अलग अलग कोड है मान लीजिए, ठीक है। कैलकुलेटर में आप कोड्स यूज करते हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं वैसे तो, बेसिक मान के चलते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो इसके लिए अलग अलग फंक्शन उसके अंदर लिखे होते हैं। एक एडिशन का लिखा होता है, ठीक है, एक सब्सट्रैक्शन का लिखा होता है, ऐसे ही करके अलग अलग लिखे होते हैं। तो अलग अलग इसको चला के देखना कि एडिशन काम कर रहा है, सब्सट्रैक्शन काम कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन काम कर रहा है क्या, ठीक है। और करेक्ट जो है आउटपुट जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर आती है उसके बाद क्या आएगी, यूनिट और कंपोनेंट टेस्टिंग के बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फिर इनको कंबाइन करके देखा जाता है, ठीक है। कंबाइन करके दोनों चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। फिर सिस्टम एज ए होल, पूरा कैलकुलेटर आपका जो है अलग अलग फंक्शन की एक एक फंक्शन को उसके अंदर जोड़ते गए, इंटीग्रेशन करते गए, फिर लास्ट में पूरा एक सिस्टम बन गया। पूरा सिस्टम मिलके जो है ठीक काम कर रहा है कि नहीं, क्या पता पूरा सिस्टम जब मिल जाए तो आपकी मेमोरी ही उसमें कम पड़ जाए, एक दूसरी प्रोसेस जो है वो एक दूसरे में कन्फ्लिक्ट कर रही हो, ठीक है, एक की आउटपुट दूसरे में जा रही हो, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए सिस्टम टेस्टिंग। फिर बाद में एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये आपने कैलकुलेटर बना तो दिया, ठीक है, आपने कैलकुलेटर बना दिया, बट वो कैलकुलेटर जो जैसा यूज़र को उसका इंटरफेस चाहिए था, जैसा उसको जिसने डेवलप करवाया उसको जैसा चाहिए था वो कैलकुलेटर, कोई भी मतलब एप्लीकेशन है, वो वैसी बनी कि नहीं बनी, ठीक है। उसको क्या पता उसका लुक पसंद ना आए, उसका इंटरफेस पसंद ना आए, ठीक है, उसका टच पसंद ना आए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगी, वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में आता है वाइल डेवलपिंग कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में। दिस इज टू, ये एक एग्जांपल दिया है मैंने, ठीक है, डिवाइस का। ऐसे कोई वेबसाइट्स भी हो सकती हैं, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ठीक है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, ठीक है। आपका एंड्रॉयड होता है, जैसे उसको बीटा वर्जन में लॉन्च किया जाता है तो वो उसकी टेस्टिंग ही चल रही होती है, और टाइम टू टाइम उसमें फिक्स आते रहते हैं, इवन विंडोज़ में भी आते हैं, ठीक है, एंड्रॉयड में भी आते हैं। दिस इज, और डे बाई डे चीज़ें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। दिस इज टू एंश्योर दैट सॉफ्टवेयर मीट्स ऑल द बिजनेस एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को ये
फुलफिल कर रहा है एंड वर्क एज एक्सपेक्टेड, जैसे जो जिस काम के लिए चाहिए था वो काम ये ठीक ठाक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। द एरर और डिफेक्ट्स फाउंड इन टेस्टिंग फेज आर डीबग्ड और रेक्टिफाइड एंड द प्रोग्राम इज अगेन टेस्टेड। तो जो एरर आएंगे उसके लिए उसको क्या किया जाएगा, डीबग किया जाएगा, उसको बग को निकाला जाएगा, उन एरर्स को ठीक किया जाएगा और फिर से वही प्रोसेस जो है दोबारा रिपीट होगी। दिस कंटिन्यूज टिल ऑल द एरर्स आर रिमूव फ्रॉम द प्रोग्राम। और देने के बाद भी जो है फिर मेंटेनेंस होती है उसकी, कि आपने डिलीवर कर दिया, उसके बाद भी बीच में जब एक्चुअल यूजर्स के पास गया उस पर लोड इतना आ गया कि वो क्रैश कर गया सिस्टम, ठीक है, तो उसको भी संभालने के लिए देखा जाता है। ऑनलाइन जब चला थी, ठीक है, कोई पाथ चेंज हो गया, वो पाथ चेंज हुआ तो उसकी वजह से अलग से कोई और एरर आने लग गए, या उस प्लेटफॉर्म पे वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाया, आपने अपने लोकल सिस्टम्स पे चेक करके देखा था, ठीक है, तो वो फिर होता है बीटा वर्जन, कुछ लोगों को यूज़ करने के लिए देते हैं, ठीक है, फिर सबके लिए देते हैं, फिर एरर आते हैं। ये प्रोसेस एंड ये साइकिल चलता रहता है हमेशा बड़े सॉफ्टवेयर के केस में। फेसबुक को आप एग्जाम्पल ले लीजिए, उसमें चीज़ें जो है इंप्रूव होती रहती हैं, बग्स वगैरह भी आते रहते हैं और वो सोल्व करते ही रहते हैं। वंस द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैज बीन डेवलप्ड, टेस्टेड एंड डिलीवर्ड टू द यूजर, स्टिल प्रॉब्लम इन टर्म ऑफ फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, नीड टू बी रिजॉल्व। जो उसके एम्प्लॉय हैं उनको कोई जो उस पे काम कर रहे हैं उनको कुछ चीज़ें फाइंड करने में दिक्कत हो सकती है, फिर आइडेंटिफाई नहीं ये तो यहाँ उनकी रिक्वायरमेंट कोई चेंज कर ले कि मुझे ये वाला जो मॉड्यूल है वो यहाँ नहीं चाहिए था, वो ये नीचे होना चाहिए था, ये मॉड्यूल हर पेज पे विजिबल होना चाहिए था, ये मॉड्यूल जो है सिर्फ एडमिन को विजिबल होना चाहिए था। इस तरह की चीज़ें आती हैं जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, जब हम भी करते हैं तो हमें आती हैं। द मेंटेनेंस ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है उसकी, द मेंटेनेंस ऑफ द सॉल्यूशन दस इन्वॉल्व फिक्सिंग द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द यूजर, जो एंड यूजर है उसको जो प्रॉब्लम आई उसको जो है प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। आंसरिंग द क्वेरीज ऑफ द यूजर, उसको कोई प्रॉब्लम आती है, उसको उसमें कुछ मिल नहीं रहा है, सॉफ्टवेयर कोई वो यूज़ कर रहा है जिस टाइम पे उसको कोई चीज़ें मिल नहीं रही, ठीक है, कोई फंक्शनिंग उसको करनी नहीं आ रही, तो उसको गाइडेंस भी देनी पड़ेगी, ठीक है। इवन सर्विंग द रिक्वेस्ट फॉर एडिशन और मॉडिफिकेशन ऑफ द फीचर, तो वो ये चाहता कि मैंने ये फीचर जो इसमें यहाँ लगवाया था मुझे ये फीचर यहाँ नहीं चाहिए, ठीक है, या हटाना है, या इसके साथ साथ एक और, ये तो अच्छा हो गया बोले, इसके साथ साथ एक फीचर मुझे इसमें और भी चाहिए, ठीक है, जैसे फेसबुक में भी होता है, फीचर ऐड होते जा रहे हैं, जैसे एंड्रॉयड सिस्टम में भी हो रहा है, ठीक है, कुछ चीज़ें जो आपकी ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग थी वो रिकॉर्डिंग जो है धीरे धीरे हट रही है, लॉज चेंज हो जाते हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग रूल्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। फिर आपका आ गया जी एल्गोरिथम। इन आवर डे टू डे लाइफ वी परफॉर्म एक्टिविटीज़, क्या करते हैं हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उसमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप होता है, एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि स्कूल के लिए तैयार होना, ब्रेकफास्ट बनाना, साइकिल पे राइड करके जाना, वेयरिंग एक टाई पहनना, एक टाई को पहनने के लिए भी आपको एक पूरा एल्गोरिथम जो है पता होना चाहिए कि वो टाई कैसे बनती है, कैसे उसकी नोट जो है बांधी जाती है, ठीक है, कुछ और ही मत समझना, टाई है ये। सॉल्विंग ए पजल एंड सो ऑन, टू कंप्लीट ईच एक्टिविटी वी फॉलो ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप, क्या स्टेप करते हैं हम, सीक्वेंस फॉलो करते हैं कि टाई को पहले ऐसे पकड़ना है, फिर ऐसे इसको लेफ्ट वाली के ऊपर राइट वाली को लगना है, राइट वाली को फिर ऐसे इधर से घुमाना है, ठीक है, वो एक पूरा प्रोसेस होता है। सपोज फॉलोइंग स्टेप रिक्वायर एक्टिविटी इन राइडिंग ए बाईसाइकिल, बाईसाइकिल के क्या करेंगे, स्टैंड से उसको रिमूव किया, सीट के ऊपर बैठे, पैडलिंग स्टार्ट की, वो ये तब पॉसिबल जब आपको चलानी आती थी, ऐसे नहीं चलेगी, ठीक है, फिर हमें ब्रेक लगाए जब जरूरत होती है, और जहाँ पे हम पहुँच गए डेस्टिनेशन पे फिर वहाँ उतार के फिर से स्टैंड पे वहाँ लगा दिया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है इसका जीसीडी का, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आप ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। क्या स्टेप है, ठीक है, फाइंड द नंबर्स डिवाइजर विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर, ये 45 है, इसको कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, इससे जितने छोटे नंबर होंगे, 45 से बड़े तो होंगे नहीं, इससे छोटे होंगे, तो इसके डिवाइजर हम 1 डिवाइड कर सकता है, 3, 15 3 45 हो सकता है, 5 9 में 45, 9 5 45, 15 3 45, ठीक है, ऐसे ही ये डिवाइजर हमने इसके निकाल लिए, मतलब जो इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम तो है इंसान, हम सामने देख लिया, हमारे सामने लिखा 1 3 5 9 15, ठीक है, इसमें से कौन सा है बड़े से बड़ा जो दोनों में है, ठीक है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें दोनों में 9 कॉमन है, तो 9 इसका जीसीडी होगा। बट कंप्यूटर के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, उसको सब कुछ ऐसे दिखाई नहीं देता है, वो जो उसकी रैम में होगा, उसके रजिस्टर में होगा, जब वो कंपेयर करेगा तो उसको वही दिखाई देगा, तो वो यहाँ से भी शुरू कर सकता है, वो प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है, वो यहाँ से भी शुरू करवा सकता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट निकालना है तो इधर से शुरू करेंगे, 45 45 54 कॉमन नहीं है, फिर वो क्या करेगा, इसको इन सब से कंपेयर करेगा, छोटे वाले को पहले कर सकता है, बड़े वाले को पहले कर सकता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर इससे बड़ा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, 45 से इस छोटे से कंपेयर करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, 27 से करेगा, इससे करेगा, फिर इससे करेगा, फिर इससे करेगा, हर एक को कंपेयर करके देखेगा कि ये इसके बराबर है कि नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगा, ये पकड़ेगा, फिर उसको 15 को पकड़ेगा, कंपेयर करेगा, इसमें 15 नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। अगर उससे छोटा नंबर आने लगता है तो वही छोड़ देगा, वो एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है आपने कोड कैसे लिखा है, आप सबको भी कंपेयर करा सकते हैं, आप एक कोई मेथड फॉलो कर सकते हैं कि इससे जब छोटा चला जाए तो जो है ना हो, क्योंकि 15 से छोटा जो 18 है 9 पे चला गया तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब हमने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हो, क्या पता असेंडिंग डिसेंडिंग में ना हो, फिर हमने 9 को स्टार्ट किया, ठीक है, हमने कंपेयर किया, इसको 54 से किया, 27 से किया, 18 से किया, 9 से किया, और ये मैच मिल गया, तो इसने बता दिया कि ये जीसीडी 9 है। तो देख रहे हैं कि ये इससे करना कंपेयर इससे करना, फिर ये क्या है, स्टेप्स हैं ये, तो ये कंप्यूटर हर एक चीज़ के लिए स्टेप फॉलो करता है, उसको सामने सामने ऐसी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है।
देन फाइंड द लार्जेस्ट कॉमन नंबर, वो जो कॉमन है। हेंस इट इज क्लियर दैट वी नीड टू फॉलो ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू अकम्प्लिश द टास्क, सच ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप रिक्वायर्ड। फाइनाइट होना चाहिए, नहीं इनफाइनाइट स्टेप चले जा रहे प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, स्टेप खत्म नहीं होंगे, तो फाइनाइट होने चाहिए वो स्टेप, ठीक है। टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट, और आउटपुट डिजायर्ड हासिल होनी चाहिए, कॉल्ड एन एल्गोरिथम है वो। इट विल लीड टू द डिजायर्ड रिजल्ट इन ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए, ठीक है, और फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में चाहिए, ठीक है। एल्गोरिथम हैज ए डेफिनेट बिगिनिंग, उसकी क्या होनी चाहिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए एंड ए एंडिंग पॉइंट होना चाहिए उसका, एंड कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। एल्गोरिथम में क्या हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, और उसके बीच के क्लियरली डिफाइंड फाइनाइट स्टेप्स होंगे। वो स्टेप्स कितने भी हो सकते हैं लेकिन फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट नहीं होंगे। इनफाइनाइट होंगे तो एंडलेसली चलता जाएगा और टाइम भी खत्म हो जाएगा और रिसोर्सेज भी खत्म हो जाएंगे, यानी कि आपकी मेमोरी खत्म हो जाएगी और डिजायर टास्क पूरा भी नहीं होगा, ठीक है। एल्गोरिथम कहाँ से आता है, एल्गोरिथम से आता है, ये अल ख्वाजा अल ख्वारिज़मी जो है हुए हैं, इनके नाम पे लेटिन कौन सा नेम है, ये पर्शियन एस्ट्रोनॉमर हुए हैं, ठीक है। उसका ये लैटिन ट्रांसलेशन है, एल्गोरिथमी से बन गया एल्गोरिथम। वाई डू वी नीड एन एल्गोरिथम, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जरूरत क्यों है। तो आपको पता है कि एल्गोरिथम इसलिए चाहिए ताकि हमें एक पता चल सके कि प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी, ताकि एक प्रोग्रामर जो है, एल्गोरिथम लिखने वाला अलग हो सकता है, एक प्रोग्रामर अलग हो सकता है, एक टीम काम करती है, टीम के सिंक्रोनाइजेशन में काम कराना है, रोड मैप उसको बताना है, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी। प्रोग्रामर क्या करता है, राइट ए प्रोग्राम टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर, उसको आता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना कैसे किया जाए, टू डू, लेकिन उसको जो है वो जो क्लाइंट से नहीं मिलने जाता है प्रोग्रामर कभी, ठीक है। कभी कभार होता है कि मिल जाता है, लेकिन उससे जो एनालिस्ट होता है वो मिलता है, हायर ऑर्डर पे होता है वो, तो उसको प्रोग्रामिंग भी की भी समझ होती है। पहले वो प्रोग्रामर था, फिर वो एनालिस्ट बन गया, एनालिस्ट बनने के बाद कस्टमर से डील कर रहा है, कस्टमर से डील करने के उसने उसको बताया, फिर उसने एक एल्गोरिथम डिज़ाइन किया। एल्गोरिथम भी डिज़ाइन करता है तो उसको पता होता है कि ये चीज़ पॉसिबल भी है कि नहीं है। फिर वो जो एल्गोरिथम डिज़ाइन करने के बाद प्रोग्रामर को एल्गोरिथम देता है और प्रोग्रामर क्या करता है, उसके लिए कोड लिखता है। द कंप्यूटर देन फॉलो द स्टेप, कंप्यूटर उसके स्टेप्स को फॉलो करेगा जो प्रोग्रामर ने जो स्टेप लिखे हैं, रिटन इन द प्रोग्राम कोड। देयरफॉर द प्रोग्रामर फर्स्ट प्रिपेयर ए रोड मैप, प्रिपेयर करता है ऑफ द प्रोग्राम टू बी रिटन, ठीक है। पहले उसको वो करेगा कि इसमें एमवीसी अप्रोच फॉलो करूंगा मैं कि, ठीक है, या कौन सा जो है वो जो टूल यूज़ करूंगा, ठीक है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करूंगा, ठीक है, कौन सी सूटेबल रहेगी। फिर इसके बाद जो है मॉडल्स को अलग, व्यू को अलग और कंट्रोलर को अलग, ठीक है। ये जब कभी आप कोडिंग करेंगे इसमें इतना भी डीप में जाने की जरूरत नहीं है, मतलब कि वो क्या करेगा, एक अपनी आउटलाइन या रोड मैप तैयार करेगा ताकि वो बीच में जो है कोई चीज़ छूट ना जाए, ठीक है। और छूट गई हो फिर उसको याद आ गई तो फिर उसमें रोड मैप में वो ऐड कर लेगा द प्रोग्राम बिफोर एक्चुअली राइटिंग द कोड। विदाउट ए रोड मैप द प्रोग्रामर मे नॉट बी एबल टू क्लियरली विजुअलाइज द इंस्ट्रक्शन टू बी रिटन। जब उसको क्लियर नहीं होगा दिमाग में, तो क्योंकि जब वो कोड लिखने बैठेगा तो उसका ध्यान जो है कोडिंग में रहेगा, ठीक है। तो इस इन दैट केस हो सकता है कि वो कोई चीज़ भूल जाए, तो पहले ही वो जो चीज़ें लिख के रख लेगा और कुछ और याद आया तो वो उसमें ऐड कर लेगा, तो वो इंस्ट्रक्शन उसको काम आएंगी क्लियर रहने में, ठीक है, विजुअलाइज कर सकते हैं रूटीन एंड मे एंड अप डेवलपिंग ए प्रोग्राम। अगर कोई चीज़ उसमें करते करते जो है छूट भी सकती है तो वो ना हो, इसलिए वो क्या करेगा, लिख के रख लेगा उस स्टेप्स को। प्रोग्राम विच में नोट वर्क एज एक्सपेक्टेड, वो काम नहीं करेगा। सच ए रोड मैप इज नथिंग बट द एल्गोरिथम, वो क्या है, एक एल्गोरिथम है। तो इसमें इसमें रिक्वायरमेंट उसको मिल गई या एल्गोरिथम लिखा हुआ मिल गया, ठीक है, या फिर उसने अपना एल्गोरिथम लिखा। काम करने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। फिर उस एल्गोरिथम में लिखा हुआ मिला, उसमें उसमें कुछ ऐड ऑन कर दिया उसने, फिर या उसमें से कुछ नहीं पॉसिबल है तो वो जाके एनालिस्ट से या जिसने एल्गोरिथम लिखा उससे डिस्कस करेगा। मतलब कि तरीका कोई भी हो सकता है, लेकिन क्या करेगा, एक स्टेप्स लिख के रखने पड़ेंगे, या तो खुद लिखे या उसको लिख के दिए जाएँ। उसी को जो है हम जो है जो बिल्डिंग ब्लॉक है किसी का कंप्यूटर प्रोग्राम का, फॉर एग्जांपल सर्चिंग यूजिंग ए सर्च इंजन करते हैं, सेंडिंग ए मैसेज हम सेंड करते हैं, फाइंडिंग ए वर्ड इन ए डॉक्यूमेंट, बुकिंग ए टैक्सी थ्रू ऑनलाइन ऐप, परफॉर्मिंग ऑनलाइन बैंकिंग, प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, ऑल बेस्ड ऑन एल्गोरिथम। सब हर चीज़ एल्गोरिथम के बेस पे वर्क करती है, कहीं हमें फील होता है कहीं नहीं होता। छोटे टास्क में इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, बड़े टास्क में हमें इन चीज़ों को ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। जैसे आपका स्कूल में कोई फंक्शन है, अगर कोई छोटा सा फंक्शन है, क्लास में ही कोई इवेंट है, आप जो है बिना प्लानिंग के कर लेंगे। लेकिन जब आपका बड़ा स्कूल फंक्शन होता है, एनुअल डे फंक्शन होता है, उसमें हर चीज़ जो है, हर एक इंसान की ड्यूटी फिक्स की जाती है, टाइम फिक्स किया जाता है, सीक्वेंस फिक्स की जाती है, टाइम टू टाइम क्या होगा, पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, स्टेप डिफाइन किए जाते हैं, मीटिंग्स की जाती हैं, मीटिंग में बताया जाता है कि ये सीक्वेंस रहेगी, सबको ब्रीफ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद वो जो है सबको अलग अलग ड्यूटी दी जाती है और अलग अलग टास्क जो है वो कॉम्प्लेक्स टास्क को डिवाइड करके और अलग अलग लोगों में बांट के उसको पूरा किया जाता है। राइटिंग एन एल्गोरिथम इज मोस्टली कंसीडर्ड एज ए, ये क्या है, पहला स्टेप है, ठीक है। कोई फंक्शन करना है आपको, एनुअल डे फंक्शन है, तो सीधा नहीं एनुअल डे फंक्शन हो जाएगा, पहले उसका क्या करना पड़ेगा, उसको जो है तैयारी करनी पड़ेगी, उसको डिफाइन करना पड़ेगा, कौन क्या करेगा ये बताना पड़ेगा, एक एक स्टेप जो है क्लियरली डिफाइन होगा और ये काम सबसे पहले होगा। वंस वी हैव एन एल्गोरिथम, जब एक एल्गोरिथम तैयार हो गया टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, वी कैन राइट द कंप्यूटर प्रोग्राम, हम फिर लिख सकते हैं फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इन हाई लेवल लैंग्वेज। इफ द एल्गोरिथम इज करेक्ट, कंप्यूटर विल रन द प्रोग्राम करेक्टली काम करेगा एवरी टाइम, हर बार। सो द पर्पज ऑफ यूजिंग एन एल्गोरिथम टू इज टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मतलब
कि हर बार जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही काम कर रहा है, सिस्टम हर बार काम कर रहा है। जैसे आपको मैंने बताया था 23 को मल्टीप्लाई करना 24 से, ये तरीका जो है हमेशा वर्क करेगा, ठीक है, और एक्यूरेसी हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट देगा, ठीक है, एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्यूशन, और एफिशिएंट भी है किसी और तरीके से, ठीक है। और इससे ज़्यादा एफिशिएंट तरीका क्या है, सीधा 24 का टेबल आना चाहिए आपको, 23 का टेबल आना चाहिए, 23 4 जा 22 जा ऐड किया, सीधा भी कर सकते हैं 23 और 24 का, मतलब कि एक्यूरेसी और एफिशिएंसी उसकी बढ़नी चाहिए, अच्छी रहनी चाहिए, और वर्स्ट केस उसके बेस्ट केस और एक एवरेज केस उसके तैयार किए जाने चाहिए, उसी रेंज में वो काम करना चाहिए। मतलब मैक्सिमम कितना टाइम ले वर्स्ट केस, कम से कम कितना टाइम ले वो बेस्ट केस, एंड एवरेज केस जो नॉर्मली उस टास्क के लिए वो टाइम ले रहा है वो एवरेज केस हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यही है कि प्रिसीजन होना चाहिए, ठीक है, प्रिसीजन एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसकी यूनिकनेस होनी चाहिए, हर एक स्टेप जो है वो यूनिकली डिफाइन होना चाहिए, इनपुट जो है ओनली डिपेंड ऑन द इनपुट एंड द रिजल्ट ऑफ द प्रीसीडिंग स्टेप, यूनिकनेस होना चाहिए, हर एक स्टेप की यूनिक होना चाहिए, ये नहीं एक स्टेप 4 बार लिख दिया। फाइनाइटनेस होनी चाहिए, स्टेप फाइनाइट होने चाहिए, अनलिमिटेड नहीं होने चाहिए, एक उसमें क्लियर इनपुट होनी चाहिए, एक क्लियर आउटपुट होनी चाहिए, ठीक है। व्हाइल राइटिंग एन एल्गोरिथम इट इज रिक्वायर्ड टू क्लियरली आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, क्या आइडेंटिफाई करना है, इनपुट क्या होगी, ठीक है, वो इनपुट एक पिक्चर होगी, एक वर्ड डॉक्यूमेंट होगा, एक पीपीटी होगी, एक वीडियो होगा, या एक पीडीएफ होगी, एंड कुछ भी हो सकता है वो एंडलेसली, ठीक है, या एक सेंसर से आई हुई इनपुट ही होगी उसके अंदर, ठीक है, या कोई वॉइस होगी उसकी इनपुट, ठीक है, या एक कीबोर्ड की की प्रेस होगी वो इनपुट होगी, कुछ भी इनपुट हो सकती है। फिर उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, और कंप्यूटेशन टू बी परफॉर्म टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। हमने एक की प्रेस की कीबोर्ड से, उसका ASCII कोड उसमें फीड था, फिर उसका बाइनरी कोड में कन्वर्ट हुआ, बाइनरी कोड से उसके बसेस से थ्रू होते हुए, प्रोसेसर से थ्रू होते हुए स्क्रीन पे गया, स्क्रीन पे वो प्रोसेस होके आया, और यहाँ पे RGB जो भी था, ये इसकी किस कलर में चाहिए उस कलर में ये वही पिक्सल्स एक्टिवेट हुए, और वहाँ पे वापस कन्वर्ट हुआ, और फिर वो की का के डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक पूरा प्रोसेस हुआ, इनपुट हुई, प्रोसेसिंग हुई, कंप्यूटेशन हुई, डिजायर्ड रिजल्ट आया, और वो की जो हमने मान लो ए प्रेस किया था, ए जाके डिस्प्ले हो गया, ठीक है। द आउटपुट डिजायर्ड बाय द यूजर। तो क्या हमारी ये डिजायर्ड आउटपुट थी, हम ये करना चाहते थे, यही थी, या कुछ और पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर दरार हम लिखते चले जाएंगे और वो आउटपुट जनरेट होती चली जाएगी। फिर आता है जी आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। यूजिंग देयर एल्गोरिथमिक थिंकिंग स्किल्स द सॉफ्टवेयर डिजाइनर और प्रोग्रामर एनालाइज द प्रॉब्लम, क्या करते हैं, प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं द लॉजिकल स्टेप जो नीड रिक्वायर्ड होंगे, कि क्या क्या लॉजिकल उसमें कर सकते हैं हम, नीड टू बी फॉलो टू रीच ए सॉल्यूशन पे पहुंचने के लिए क्या लॉजिक लगाया जाए। वंस द स्टेप्स आर आइडेंटिफाई, मैं आपको कई एग्जांपल दे चुका हूँ, ठीक है, उन्हीं बार बार एग्जांपल्स को देके, बार बार एक ही चीज़ का एग्जांपल देके वो चीज़ जो है बहुत बड़ी कंफ्यूजिंग भी हो सकती है, और जो है वो टाइम खराब होगा, इसलिए मैं अभी ज़्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा, आप इतने एग्जांपल से समझ गए होंगे, नहीं तो एक बार उसको उनको दोबारा सुने। वंस द स्टेप आइडेंटिफाई हो गया, द नीड इज टू राइट डाउन दिस स्टेप अलोंग विद द रिक्वायर्ड इनपुट। अब स्टेप तो सोच लिए, अब इनको लिखना भी है। टू कॉमन मेथड है इसके, कौन से मेथड है, या तो फ्लो चार्ट से बताया जाए या सूडो कोड से बताया जाए, ठीक है। एक एल्गोरिथम को लिखने के दो तरीके हैं, ठीक है, या तो फ्लो चार्ट या फिर सूडो कोड, ठीक है। तो देखेंगे हम ये क्या होते हैं। ईदर ऑफ द मेथड कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम व्हाइल कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। इट शोकेसेस द लॉजिक ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ठीक है, एक्सक्लूडिंग एनी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल हम नहीं बताएंगे इसमें, क्या हम इसमें लॉजिक यूज कर रहे हैं, ठीक है। इट शोकेस द लॉजिक ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ये बताएगा, लॉजिक बताएगा उसका, ठीक है, उसको दिखाएगा। एक्सक्लूड उसमें से करेगा इम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, और लॉजिक को हमें कैसे कैसे हम उसको डिस्प्ले करेंगे ये नहीं बताएगा। लॉजिक ये बताएगा कि हमें पहले इफ़ ये है तो ये करना है, एल्स ये करना है, ये आया तो लेफ्ट जाना है, ये आया तो राइट जाना है, ठीक है। लेकिन वो हम कैसे इंप्लीमेंट कैसे करें, कैसे हम उसको लेफ्ट में मोड़ेंगे, कैसे हम बताएंगे उसको कि लेफ्ट है या नहीं है, वो हम उसको उसमें से चीज़ें एक्सक्लूड रहेंगी। बस एक लॉजिक बताया जाएगा कि इसके बाद ये करना है, ये आए तो ये करना है, ये आए तो ये करना है, नंबर ग्रेटर आए किसी नंबर से तो ये होगा, वो बता देगा कि ये बड़ा है, कोई नंबर छोटा है तो ये होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। तो वो सिर्फ लॉजिक बताएगा, वो आगे हम समझेंगे। इट क्लियरली रिवील्स द फ्लो ऑफ कंट्रोल, फ्लो ऑफ कंट्रोल बताएगा कि पहले ये चीज़ होगी, फिर ये चीज़ होगी, यहाँ से ये चीज़ होगी, ये नहीं हुई तो ये होगी, ये नहीं हुई तो ये होगी, ये हुआ तो आगे क्या होगा, ये आगे क्या होगा इसके अंदर, एंड सो ऑन, वो हम इसके अंदर बताएंगे एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम में क्या होगा। फ्लो चार्ट क्या है, विजुअलाइजेशन है, फ्लो फ्लो ही बताते हैं ना हम, ठीक है, कि भाई हम यहाँ से चले, हम यहाँ से चले यहाँ गए, फिर हम राइट मुड़े, इतनी दूर चले, फिर यहाँ से इधर मुड़े, फिर इधर से इधर मुड़े, तो ये क्या हो गया, एक फ्लो दिखा रहा है आपको एक चार्ट की फॉर्म में, ठीक है। या फिर हम बता दें, हम वर्ड में लिखें, ठीक है, स्टार्ट करें, 100 मीटर जाए, 100 मीटर से टेक राइट टर्न, फिर 50 मीटर जाए, 50 मीटर से टेक अगेन एक राइट टर्न, ऐसे करके हम इसको लिखते जाएं, ठीक है। वो क्या हो गया, एक सूडो कोड हो गया, ये क्या हो गया, फ्लो चार्ट हो गया। तो इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम अभी देखेंगे। ए फ्लो चार्ट इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम।
तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जिसको आप आंखों से देख सकते हो, मतलब कि आप रोड पे जब जाते हैं तो इधर ऐसे एरो का साइन बना होता है, तो उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, टर्न राइट, ठीक है। इसका ऑटोमेटिक ही मतलब है कि ये राइट टर्न करने के लिए है। ऐसे ही जब ग्रीन लाइट होती है, रेड लाइट होती है, ठीक है, तो ऐसे ही जो सिंबल बने होते हैं, तो सिंबल से आप जो है देख के ही समझ जाते हैं, उसमें फिक्स होते हैं वो सिंबल, रोड साइंस होते हैं जैसे। विजुअल रिप्रेजेंटेशन है किसका? एल्गोरिथम का। ए फ्लो चार्ट इज ए डायग्राम। क्या है ये? डायग्राम है, मेड अप ऑफ बॉक्सेस, डायमंड्स एंड अदर शेप्स। तो कौन सी शेप किसके लिए है वो इसमें दिया हुआ है, हम देखेंगे, ठीक है। कनेक्टेड बाई एरोज, एरोज से कनेक्ट है, एरोज दिखाते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो को। ईच शेप, हर एक शेप क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है स्टेप ऑफ द सॉल्यूशन। क्या रिप्रेजेंट करेगी वो? एक स्टेप को रिप्रेजेंट करेगी कि ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। एंड द एरो रिप्रेजेंट द ऑर्डर और लिंक, ऑर्डर को या लिंक को रिप्रेजेंट करेगी अमंग द स्टेप, जो भी स्टेप्स हैं उसके बीच में जो ऑर्डर है या जो लिंक है कि कौन सा किससे लिंक है, पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। देयर आर स्टैंडर्ड सिंबल्स टू ड्रॉ फ्लो चार्ट। स्टैंडर्ड सिंबल कुछ बनाए गए हैं जो कि इस टेबल में हम देखेंगे। तो कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो वो इस सिंबल से स्टार्ट होगा, और एंड होगा तो भी इसी पे एंड होगा। तो ये क्या हो गया? स्टार्ट और एंड, ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो गया। क्या बोलेंगे इसको? टर्मिनेटर सिंबल। इट इंडिकेट वेयर द फ्लो स्टार्ट एंड एंड्स। फ्लो कहाँ स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है। मतलब एक सिंबल ये शुरू में बना होगा, एक सिंबल ये जो है लास्ट में बना होगा। मतलब कि आपका जो एल्गोरिथम है वो यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे खत्म है। जो भी स्टेप होंगे वो इनके बीच होंगे, और बीच वाले स्टेप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे? अगर वो प्रोसेस है तो उसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या करेंगे? एक्शन सिंबल। एक्शन सिंबल या प्रोसेसिंग, क्या एक्शन लेना है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट ए प्रोसेस, एक्शन और ए सिंगल स्टेप। ये हर चीज़ सिंगल स्टेप को रिप्रेजेंट करेगी। जहाँ भी स्टेप आएगा, कोई भी स्टेप लेना है, एक सिंबल होगा, ठीक है। डिसीजन, ये डिसीजन और ब्रांचिंग पॉइंट। ब्रांचिंग पॉइंट होता है मतलब कि या तो इधर जाना है या इधर जाना है, या इधर, या ये इधर से आया, ठीक है, एरो मार्क होगा। ब्रांचिंग पॉइंट होगा, यस और नो होगा। यस है तो किधर, नो है तो किस तरफ जाना है, ट्रू है तो फॉल्स है तो, ठीक है। क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन का आंसर भी हो सकता है। बेस्ड ऑन द आंसर द पाथ गेट्स स्प्लिट इनटू टू ब्रांचेज। दो ब्रांचेज में पाथ जो है स्प्लिट हो जाएगा। इनपुट आउटपुट, फिर कोई भी इनपुट देनी रहेगी। मोस्टली जब ये स्टार्ट सिंबल होता है उसके बाद अगला एक इनपुट आएगा, और लास्ट में क्या रहेगी? एक आउटपुट रहेगी। ये पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट जो है होता है इनपुट और आउटपुट। मतलब मोस्टली आपका एल्गोरिथम के फर्स्ट और लास्ट स्टेप ये होंगे, ये सिंबल बने होंगे। फिर बीच में, इन सब के बीच में क्या आती है? एरोज आती हैं जो कि उसको कनेक्ट करती हैं। कनेक्टर टू शो ऑर्डर ऑफ फ्लो। ऑर्डर ऑफ फ्लो एरो से पता चलेगा कि ये एरो इस तरफ जा रही है तो ऑर्डर ऑफ फ्लो इस डायरेक्शन में है, नीचे जा रही तो ऑर्डर ऑफ फ्लो इस डायरेक्शन में है, लेफ्ट जा रही तो ऑर्डर ऑफ फ्लो लेफ्ट डायरेक्शन में है। तो एग्जांपल देखेंगे हम। एक क्या करना है? एक एल्गोरिथम लिखना है, स्क्वायर ऑफ टू नंबर। जब आपको स्क्वायर ऑफ ए नंबर निकालना है तो मान लो 2 दिया है आपको, आप सीधा कर देते हैं 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर ऐसे लिख के 4 कर देते हैं। बट ये एक सिंपल प्रोसेस है, इसके लिए एल्गोरिथम जो है सोचने की, स्टेप सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। बट स्टेप्स इसमें भी इन्वॉल्व है। क्या क्या स्टेप है? बिफोर डेवलपिंग द एल्गोरिथम लेट अस फर्स्ट आइडेंटिफाई द इनपुट। क्या रहेगी इनपुट? क्या रहेगी? वो नंबर जिसका स्क्वायर निकालना है। आउटपुट क्या रहेगी? उस नंबर का स्क्वायर। और प्रोसेस क्या रहेगी? प्रोसेस उस नंबर का स्क्वायर निकालना। 3 चीज़ें तो फिर भी होगी, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस, जो कि एक कंप्यूटर का बेसिक काम भी है। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, और बीच में एक मेमोरी भी होती है। एल्गोरिथम टू फाइंड, तो ये इनपुट क्या लेगी? नंबर हुज स्क्वायर रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ। अपने आप से मल्टीप्लाई करके ही आता है स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 जब करेंगे तो वो स्क्वायर आएगा उसका। तो आउटपुट में क्या आएगा? स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो ये एल्गोरिथम, यही बन गया एल्गोरिथम। स्टेप 1 क्या रहा? इनपुट ए नंबर एंड स्टोर इट टू नम। कोई भी नम में स्टोर करें या किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, मान लीजिए, ठीक है। वो वेरिएबल था नम, कि ये नंबर है। या सिर्फ एन से भी कर सकते हैं, ए से कर सकते हैं, ये सिंपल एन में भी कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे? कंप्यूट नम इंटू नम, या एन इंटू एन, जो भी आपने सिंबल लिया है, एंड स्टोर इट इन स्क्वायर। एक और वेरिएबल लिया, इसको किसमें सेव कर दिया? स्क्वायर नाम के वेरिएबल में। फिर क्या किया लास्ट में? थर्ड स्टेप क्या है? इसको स्क्वायर को प्रिंट करना। तो द एल्गोरिथम टू फाइंड स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड पिक्टोरियली। पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसको यूजिंग फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बोलते हैं इसको क्योंकि ये एक फ्लो दिखाता है। देखिए कैसे दिखाता है फ्लो। आप इस डायग्राम को देख के क्लियरली समझ सकते हैं कि इसका फ्लो की है कहाँ से कहाँ है, इधर से इधर है। ये स्टार्ट हुआ इस सिंबल के साथ और स्टॉप हुआ इस सिंबल के साथ। स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट हो गया, मैंने आपको बताया था। फिर हो गया इनपुट नंबर। पैरेललोग्राम में क्या होता है? इनपुट होता है और पैरेललोग्राम में ही आउटपुट होता है। तो फर्स्ट स्टेप देखिए, दोनों में फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप यही है। बीच में क्या होगी? ये स्टार्ट और इनपुट, और ये प्रोसेसिंग होगी, और ये आउटपुट होगी, ठीक है। फ्लो पता चल गया, इसीलिए इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। ऐसा चार्ट जो आपके प्रोग्राम या एल्गोरिथम का फ्लो दिखाए, ठीक है। ऐसे स्टॉप से तो नहीं स्टार्ट कर सकते, फिर स्क्वायर प्रिंट कर दिया और फिर जो है नंबर एंट्री ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है। ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ चलेगी, और अगर बार बार रिपीट करना है तो अगेन इसमें चल सकती है। फिर ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट
टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ नॉन फंक्शनिंग लाइट बल्ब। आपके घर में लाइट बल्ब लगा हुआ है, अगर वो फंक्शन नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? फंक्शनिंग में आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं वो आपको एल्गोरिथम में सोचना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, वही सेम स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, स्टॉपिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। इसमें हमने कोई इनपुट नहीं लिया है, क्या नहीं लिया है? इनपुट नहीं लिया है, विदाउट इनपुट हम डिसीजन लेंगे सीधा कि क्या बल्ब ठीक है, ये हमारे लिए है। मशीन में तो इनपुट सेंसर्स के थ्रू जाएगी फिर भी, ठीक है। इज द बल्ब स्विच्ड ऑन, तो आपने देखा ये डिसीजन, डायमंड में डिसीजन ब्लॉक होता है, ये स्टेप है डिसीजन का। तो मतलब आपने देखा कि क्या बल्ब ऑन है, ठीक है। इसके दो ही आंसर आएंगे, या तो बल्ब ऑन है या ऑन नहीं है। नो होगा तो इस तरफ जाएगा, यस होगा तो इस तरफ जाएगा। मतलब कि आपने जो स्विच है उस स्विच को ऑन कर रखा है या नहीं कर रखा है। स्विच ऑन नहीं है तो क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे। और अगर स्विच पहले से ऑन है तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। अगर स्विच ऑन है, पहले इस डायरेक्शन में देखेंगे, स्विच ऑन है तो क्या बल्ब ऑन है? बल्ब ऑन नहीं है, ठीक है। तो लास्ट में क्या आ गया, बल्ब जो है नो। यस अगर होगा तो क्या करेंगे, और बल्ब बल्ब अगर ऑन ही है तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। आउटपुट आ गई, काम खत्म, ठीक है। आपको चेक करने के लिए बताया गया है। मान लीजिए आप जाइए उस रूम, एक रूम में जाइए, क्लासरूम में जाइए, क्लासरूम में आपने एंटर किया, एक बल्ब को आपने देखा लाइट नहीं जल रही है, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या स्विच ऑन है, ठीक है। अगर स्विच नहीं ऑन है तो आप सीधा ऑन कर देंगे, ज़्यादा आप सोचेंगे नहीं इस तरफ, ठीक है। और स्विच ऑन किया और फिर बल्ब देखेंगे नहीं जला, बल्ब नहीं जला तो आप इस तरफ जाएंगे, ठीक है। फिर क्या आप सोचेंगे, क्या बल्ब फ्यूज़ हो गया है, इज़ द बल्ब, इज़ इट बर्न आउट, क्या बल्ब फ्यूज़ हो गया, जल गया है? नहीं। तो इसमें अगर नहीं हुआ, बल्ब जला हुआ नहीं है, आपने बल्ब को देखा कि नहीं, बल्ब तो ठीक है, ठीक है। या फिर बल्ब जला हुआ है, इसमें भी फिर आगे दो चीज़ आ जाती हैं कि बल्ब फ्यूज़ है तो दूसरा बल्ब लगाना है, तो दूसरा बल्ब लगाना है तो क्या आपके पास एक और डिसीजन है, क्या बल्ब अवेलेबल है? अवेलेबल है तो यस में जाएगा, नहीं अवेलेबल है तो नो। इसमें फिर प्रोसेस में क्या आएगा, गो टू मार्केट, मार्केट में जाएंगे, फिर वहाँ आप कौन सा बल्ब खरीदेंगे, ठीक है। आपको खरीदना भी है कि नहीं खरीदना, भी रिक्वायरमेंट भी है कि नहीं है, ठीक है। बिना बल्ब का मतलब बहुत सारे डिसीजन हो सकते हैं, लेकिन इसमें सिंपल टास्क को लिया गया है। ऐसे ही ये जितने भी जो क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे, क्या ये करूँ या ये करूँ, तो वो आपका ये फ्लो चार्ट बढ़ता चला जाएगा इसमें, ठीक है। तो अगर आपका बल्ब फ्यूज़ है तो इसने मान के चला आपके पास दूसरा बल्ब है और बल्ब आपने रिप्लेस कर दिया। और अगर नहीं, तो अगर बल्ब फ्यूज़ भी नहीं है, स्विच ऑन भी है और फिर भी बल्ब नहीं चला, तो इसका मतलब इसमें लाइन में कोई फॉल्ट है। या अगला क्वेश्चन इसमें आ सकता है, क्या बिजली आई हुई है, बिजली है अवेलेबल, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, ठीक है। वो भी क्वेश्चन हो सकता है। फिर उसमें अगर हाँ इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है और फिर भी बल्ब नहीं चल रहा, बल्ब भी ठीक है, यानी कहीं जो वायरिंग जो है उसके अंदर फॉल्ट है, तो उस वायरिंग को चेक कराने की जरूरत है। तो आप इलेक्ट्रिशियन को कॉल करेंगे और ये स्टॉप। फिर इलेक्ट्रिशियन आने के बाद वो चेक करेगा, उसका अपना एक फ्लो चार्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन आया, उसने अपना जो है उसका भी, उसके माइंड में भी एक फ्लो चार्ट होता है कि क्या क्या करना है उसको, पहले क्या चेक करना है, पहले टेस्टर देखना है, लाइट है कि नहीं है, उस रूम की एमसीबी अप है कि डाउन है, ठीक है। हर स्टेप पे जो है डिसीजन इन्वॉल्व है और उन डिसीजन को ऐसे ही आप रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे। और चार्ट जो है आपकी चार्ट उसकी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी के अनुसार जो है, अकॉर्डिंग टू दैट द चार्ट विल ग्रो बिगर एंड बिगर। नेक्स्ट आपका आता है, ये तो एक तरीका हो गया रिप्रेजेंट करने का, फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया फ्लो चार्ट। दूसरा है सूडो कोड। सूडो कोड का मतलब होता है सूडो कोड। सूडो का मतलब जो होता है जो रियल ना हो, ठीक है, ऐसा कोड। मतलब ये कोड नहीं है लेकिन दिखता कोड जैसा ही है, एक एक लाइन में लिखते हैं हम, थोड़े से टेक्निकल टाइप के वर्ड इसमें हल्के से रहते हैं। अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एल्गोरिथम है ये, इट इज़ कंसिडर्ड एज नॉन फॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है, क्या आपको ये लग रही है, इनपुट कंप्यूट प्रिंट इंक्रीज डिक्रीज, कोई फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होती है, जैसे ये वाली लैंग्वेज लिखी हुई है, ऐसे एक फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है। दैट हेल्प्स ए प्रोग्रामर, क्या करता है, हेल्प करता है टू राइट एल्गोरिथम। एल्गोरिथम लिख सकते हैं इसमें। इट इज़ ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट ए कंप्यूटर मस्ट फॉलो इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। वही पर्टिकुलर ऑर्डर है, इनपुट हुआ, ठीक है, डिसीजन हुए, आउटपुट हुई और खत्म हुआ, ठीक है। नो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर राइटिंग ए सूडो कोड। अब ये स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको यही वर्ड लिखने हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी समझ के अकॉर्डिंग। इफ एल्स की जगह आप यस नो भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की जगह एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो प्योरली डिपेंड करता है। फ्लो चार्ट में क्या है, सिंबल फिक्स है, सिंबल क्या है, फिक्स है, बट इसमें सिंबल फिक्स नहीं। द वर्ड सूडो मीन्स, जैसा मैंने आपको बताया, जो कि रियल नहीं है। फॉलोइंग आर सम फ्रीक्वेंटली यूज कीवर्ड, जो मोस्टली यूज किए जाते हैं, लेकिन ये फिक्स नहीं है। आपको आप कंपलसरी नहीं है आपके लिए कोई कि आपको इनको यूज़ करना है। जैसे इनपुट कंप्यूट प्रिंट, लेकिन एक कहते हैं ना जो एक मतलब ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जैसे फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको हेलो वर्ल्ड बोलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप उसको हेलो वर्ल्ड बोले, आप माई फर्स्ट प्रोग्राम भी बोल सकते हैं आप, लेकिन एक प्रैक्टिस में आ जाता है सबके। तो ये मोस्टली वर्ड जो ऐसे हैं, इनपुट कंप्यूट प्रिंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये प्रैक्टिस में आए हुए हैं और मोस्टली लोग इसको लिखते हैं ऐसे ही, क्योंकि सबको वैसे ही सिखाया जाता है तो वही लिखते हैं। अभी क्या है, राइट एन एल्गोरिथम टू डिस्प्ले द सम ऑफ टू नंबर एंटर्ड बाय यूजर यूजिंग बोथ सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट। सूडो कोड में भी लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट में भी लिख सकते हैं। तो आपको सूडो कोड के थ्रू ये बताएगा कि आपको इसको काम को कैसे करना है। टीचर आपको कैसे पढ़ाएगा, जैसे टीचर भी पढ़ाता है कि पहले फर्स्ट नंबर लिखो, मान लो कि आपने 2+2 करना है या 2+3 करना है, तो इनपुट फर्स्ट नंबर, तो टीचर आपको बोलेगा पहला नंबर लिखो पहले, फिर उसमें प्लस का सिंबल लगाओ, फिर जो है आप दूसरा नंबर लिखो, फिर उसका सम कर दो,
ठीक है। ये हमें सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कंप्यूटर में हर चीज़ को सेव करना पड़ता है। तो पहले दोनों नंबर ले लिए जिनको जोड़ना है, नंबर 1 नंबर 2, फिर उसका रिजल्ट कंप्यूट किया। ठीक है, रिजल्ट कंप्यूट किया तो क्या हुआ, ये नंबर 1 प्लस सिंबल लगाया, नंबर 2 और रिजल्ट में सेव कर दिया और रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। ऐसा ही इसमें है, इसमें स्टार्ट और स्टॉप बताना पड़ता है फ्लो चार्ट में, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड है। आप इसमें भी लिख सकते हैं इनपुट नंबर 1 की बजाय आप स्टार्ट भी लिख सकते हैं, START। ठीक है, कोई कंपल्सन नहीं है उसमें, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप लिखो तो मत लिखो, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक फिक्स फॉर्मेट बनाया हुआ है, तो ये ज़्यादा स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, और एक देखने से पिक्चर क्लियर भी हो जाती है कि ये प्रोसेसिंग का पार्ट है या इनपुट आउटपुट का पार्ट है या क्या है। पैरेललोग्राम अगर हुआ तो इनपुट आउटपुट है, ये इलिप्टिक अगर हुआ तो क्या है, स्टार्ट स्टॉप होगा यहाँ पे, और स्क्वायर या ये रेक्टेंगल, स्क्वायर नहीं है रेक्टेंगल ब्लॉक है, तो आपका यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है। ये प्रोग्रामर तुरंत वहाँ पे जाएगा कि क्या प्रोसेसिंग करनी है, तो वो देखेगा नंबर 1 प्लस नंबर 2 दो नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, स्टार्ट हुआ, रीड किया नंबर 1 2 को, ठीक है, या इनपुट नंबर 1 2, रिजल्ट में सेव कर दिया नंबर 1 प्लस नंबर 2 और प्रिंट कर दिया रिजल्ट को, और स्टॉप कर दिया, और फ्लो है इस तरफ से इस तरफ, मतलब कि ये एरो दिखाती है कि हमें यहाँ से शुरू करना है और इस तरफ बढ़ना है। राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। ऐसे ही सेम जो है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल आपको निकालना है, सूडो कोड और फ्लो चार्ट दोनों में लिखना है। तो सूडो कोड क्या होगा फॉर कैलकुलेटिंग एरिया एंड पेरीमीटर। सूडो कोड है, पहले क्या चाहिए हमें, लेंथ चाहिए, ब्रेड्थ चाहिए, तो इनपुट ले लेंगे, इनपुट किया, लेंथ को इनपुट लिया, ब्रेड्थ को इनपुट लिया, फिर हमने एरिया का फार्मूला लगाया, और एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया। ठीक है, फिर एरिया को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। दूसरा टास्क हमारा क्या है, पेरीमीटर कंप्यूट करना। पेरीमीटर कंप्यूट करना क्या होता है, चारों साइड जो रेक्टेंगल की हैं उनका सम करना, और इसके लिए फॉर्मूला आपने सबने अपनी छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, क्योंकि 2 बार लेंथ है और 2 बार ब्रेड्थ है। ठीक है, और क्या कर दिया, पेरीमीटर, अब ये PERIM लिखा हुआ है, पेरिम लिखने की बजाय पेरीमीटर भी लिख सकते थे, कंप्यूट की जगह कैलकुलेट भी लिख सकते थे। ठीक है, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट जब आप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो फ्लो चार्ट में क्या होगा, आपका स्टार्ट होगा, ठीक है, स्टार्ट होगा, एंड होगा, ये इनपुट आएंगी और ये आउटपुट आएगी, स्टार्ट एंड इनपुट आउटपुट, बीच में प्रोसेसिंग एक और आउटपुट बीच में यहाँ भी है। ठीक है, आपने क्या क्या प्रोसेस किया यहाँ पे और उसको आउटपुट किया, यहाँ प्रोसेस किया और आउटपुट किया, यहाँ पे स्टार्ट और एंड हो गया। लेंथ एंड ब्रेड्थ हो गया आपका, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वही फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये पेरीमीटर हो गया। सूडो कोड के अभी क्या है, बेनिफिट देखेंगे। बिफोर राइटिंग कोड इन ए हाई लेवल लैंग्वेज, ए सूडो कोड ऑफ ए प्रोग्राम हेल्प इन रिप्रेजेंटिंग द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ द, बेसिक फंक्शनैलिटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों का ही यही है। बाई राइटिंग द कोड फर्स्ट इन ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में करते हैं, द प्रोग्रामर सेफ गार्ड अगेंस्ट लीविंग आउट एनी इंपॉर्टेंट स्टेप। थोड़ा थोड़ा उसने ये क्या समझ सकते हैं आप, जो सूडो कोड एक उसने हिंट टाइप से लिख लिया। ठीक है, 2 यूजर इनपुट से करानी है, इनपुट स्टेटमेंट देनी है, फिर उसको एडिशन कराना है तो एडिशन का फॉर्मूला लगाना है, फिर उसको प्रिंट कराना है। ठीक है, बीच में ये होता कि ये ऐसे भी हो सकता था कि अभी तुरंत एरिया एरिया कैलकुलेट किया और उसको यहाँ पे प्रिंट कराना है, इसको पता चल गया कि एरिया उसी टाइम दिखाना है। या ये हो सकता था कि रिक्वायरमेंट ये होती कि ये यहाँ ना होके एरिया कैलकुलेट होता, पेरीमीटर कैलकुलेट होता, और दोनों की जो है आउटपुट यहाँ आती। ठीक है, प्रिंट करता पेरीमीटर एंड एरिया, दोनों यहाँ प्रिंट करती है, ये भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इसमें इस फ्लो में इसको ये पता चल जाएगा कि प्रिंट यहाँ करना है कि यहाँ करना है। ठीक है, एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फिर वो अपने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, जो कोड लिखना होगा, उसके सिंटैक्स पे सिर्फ ध्यान देगा। ठीक है, और दूसरा फायदा ये है कि एक तो प्रोग्रामर उस चीज़ को समझ सकता है, और दूसरा नॉन प्रोग्रामर्स भी जो है, मोस्टली जो आपके क्लाइंट आएंगे वो नॉन प्रोग्रामर्स होते हैं। ठीक है, उनको सिर्फ अपना प्रोजेक्ट बनवाना होता है, उनको कोडिंग की नॉलेज होती है, प्रोग्राम की नॉलेज होती है, तो आपके पास थोड़ी आते। एक्चुअल प्रोग्रामर्स आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। Beside for non-programmers, actual programs are difficult to read and अंडरस्टैंड। एक्चुअल प्रोग्राम वो नहीं रीड कर सकते, उनको पता ही नहीं चलेगा क्या लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट का क्या मतलब, उनको सिंटेक्स नहीं पता है उसका, ना उनको वो आती है लैंग्वेज। जैसे कि आपको इंग्लिश आती है और फ्रेंच में आपको जो है बताया जाए तो आप फ्रेंच नहीं पढ़ पाएंगे अगर आपको नहीं आती। तो ऐसे ही कोडिंग लैंग्वेज हर एक को नहीं आती, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबको नहीं आती, उनको लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज आती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में उनको समझाने के लिए सूडो कोड एक तरीके से लिखा जाता है कि जी हाँ हम ये करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे, क्या ठीक है, ये वो करेंगे, ओके जी समझ गया मैं, ये ठीक है। बट सूडो कोड हेल्प देम टू रिव्यू द स्टेप्स, रिव्यू कर सकते हैं स्टेप टू कंफर्म दैट द प्रपोज्ड इंप्लीमेंटेशन इज गोइंग टू अचीव द डिजायर्ड आउटपुट, की हाँ इससे मेरा काम बन जाएगा, ये मेरी डिजायर्ड आउटपुट है। क्योंकि अगर एक बार इंप्लीमेंट कर दिया, कोडिंग कर दी, बाद में फिर जो है बताएगा कि नहीं जी ऐसे तो करना ही नहीं था, ये क्यों कर दिया, तो फिर बाद में फिर से कोडिंग दोबारा करनी पड़ेगी, टाइम और रिसोर्सेज का जो है वेस्टेज होगा। फिर आता है जी फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल से जैसा कि नाम से पता चल रहा है, फ्लो का मतलब है कि किस तरफ जो है, किस डायरेक्शन में जो है इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम उसके एग्जीक्यूट होने का फ्लो क्या है। ठीक है, प्रोग्राम ऊपर से नीचे रन हो रहा है, फ्लो इस तरफ है उसका, मतलब कि कौन सी इवेंट कब हो रही है। ठीक है, या तो सीक्वेंस में भी हो सकती है या मल्टीपल जो ऑप्शंस होते हैं
उसमें से पहले ये ऑप्शन हुआ, या बेस्ड ऑन सिलेक्शन भी ये हो सकता है, ये सेलेक्ट कर लिया वाला तो ये हो सकता है। मान लो एडिशन, कैलकुलेटर में भी जैसे होता है एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इसमें से आप जो भी सेलेक्ट करेंगे वो वाला एग्जीक्यूट होगा। ये नहीं कि जिस सीक्वेंस में वो प्रोग्राम लिखा होगा उसमें एग्जीक्यूट होगा। तो वो जो है ब्रांच जो द इवेंट कैन फ्लो इन ए सीक्वेंस में हो सकती है, और ऑन ब्रांच बेस्ड ऑन डिसीजन, डिसीजन के बेस पे ब्रांच में भी डिवाइड हो सकती है। और इवन रिपीट सम पार्ट, कोई सा पार्ट उसको बार बार भी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बार बार डिवीजन कर सकते हैं, कोई भी पार्ट रिपीट भी हो सकता है। सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या रहती है कि यानी एक के बाद जो है दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, यानी पहले एक नंबर स्टेटमेंट मतलब जिस सीक्वेंस में वो लिखी हुई है स्टेटमेंट उसी सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, एग्जीक्यूट इन सीक्वेंस। और कुछ स्टेटमेंट जो होती हैं किसी एल्गोरिथम में वो एग्जीक्यूट ऑलवेज नहीं होती एक सीक्वेंस में। तो समटाइम्स हमें क्या जरूरत पड़ती है, तो रूटीन टास्क होता है जिसको रिपीटेड मैनर में करना पड़ता है, जिसमें हमें डिफरेंट तरीके से आउटकम के बेस पे, जैसे ये स्टेप था इसकी जो आउटकम आई उससे लेकर, जैसे ए प्लस बी किया, ए प्लस बी की जो आउटपुट आई उसमें हमें फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, उसका जो रिजल्ट आया हमें उसको अगले नंबर से डिवाइड करना है। तो वो सीक्वेंस उस सिलेक्शन के अकॉर्डिंग चलेंगी, ठीक है। और पिछली आउटपुट क्या थी उसके बेस पे चलेंगी। सिलेक्शन से हमारा मतलब है कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हो, मल्टीपल ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो, और उस पे उस सिलेक्शन पे हमारा सीक्वेंस जो है डिपेंड करे कि अगला सीक्वेंस क्या होगा। जैसे ये आपका जो है मैप दिया हुआ है, इसमें क्या है, ये आपका स्कूल है, ठीक है, ये आपका हाउस है, आपको स्कूल से हाउस में जाना है और हाउस से स्कूल में जाना है, ठीक है। तो आप इसमें से मल्टीपल जो है पाथ अवेलेबल हैं, जैसे आपका गूगल मैप्स में होता है, ये आपका स्कूल का गेट है इधर, ठीक है। तो या तो आप इधर से डायरेक्ट जा सकते हैं, बट जो है शाम को आते हुए ट्रैफिक ज़्यादा है तो आप इस पाथ को ना लेके आप ये वाला पाथ ले सकते हैं, या आपका यहाँ स्कूल का अगर पीछे गेट है तो आप ये वाला पाथ भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं। सीक्वेंस उस मल्टीपल सिलेक्शन पे डिपेंड करेगी। मान लो आप यहाँ गए, ठीक है, यहाँ ट्रैफिक लाइट थी तो आप एकदम से इस तरफ मुड़ गए, ठीक है, यहाँ पे ट्रैफिक लाइट आपको दिखी आप इस तरफ चले गए, ठीक है। तो जल्दी पहुँचने के लिए ये आपने ये रूट जो है ले लिया, उस टाइम पे आसानी से आप पहुँच गए। वापस आते हुए आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से निकले अपने गेट से और सीधा चले गए, सीधा रास्ता तो यही है। तो डिपेंड करता है कंडीशंस पे, सिचुएशंस पे और आपके सिलेक्शन पे कि आप कौन सा पाथ इसमें लेंगे। तो इसमें इज देयर ए प्रीडिफाइंड रूट फॉर वर्किंग फ्रॉम होम टू स्कूल, हम प्रीडिफाइंड पाथ है नहीं है। वी हैव ए डिफरेंट, कैन वी हैव ए डिफरेंट रूट वाइल कमिंग बैक, तो दूसरा डिफरेंट रूट ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं जी। इस मैप में हम देखते हैं कि मल्टीपल रूट जो है फ्रॉम होम टू स्कूल है, जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, ठीक है, वही सब इसमें बताया हुआ है। तो इस पे क्या होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, हमें डिसीजन लेना होता है अलग अलग सर्टेन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, और उसी पे हमारी आउटकम डिपेंड करती है। और आपने जो सिलेक्शन किया फिर उसकी जो आउटपुट आई और उसमें जो कंडीशन आई उसी के बेस पे आपका नेक्स्ट डिसीजन चेंज होता चला जाएगा। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल वेयर डिसीजन मेकिंग डिपेंड ऑन सर्टेन कंडीशंस पे डिपेंड करती है। जैसे एलिजिबिलिटी है वोटिंग में, इफ 18 ईयर का है, ठीक है, तो वोट कर सकता है। एल्स इफ ग्रेटर देन 18, एज ग्रेटर देन 18 एज लिख सकते हैं। एल्स जो है वोटिंग नहीं कर सकता है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, स्टूडेंट अगर क्या है 8 ईयर्स का है, 8 ईयर्स ओल्ड एंड मैथ को लाइक करता है, तो उसको ग्रुप ए में डालें, अदरवाइज उसको ग्रुप बी में डालें। तो क्या हुआ, ये डिसीजन हुआ ग्रुप कौन से ग्रुप में जाता है, तो वो उस कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो अगर एक बच्चा 8 साल का है, 8 ईयर ओल्ड है, कौन, रवि, मैथ को लाइक नहीं करता, तो मैथ सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, 8 साल का भी होना चाहिए, मैथ को लाइक करता हुआ भी होना चाहिए। तो ये मैथ को लाइक नहीं करता तो ये किस में डाल दिया, ग्रुप बी में। 8 ईयर ओल्ड प्रीति है, लाइक करती है मैथ को, तो ग्रुप ए में डाल दिया। 7 ईयर ओल्ड अनीश है, लाइक करता है मैथ को, मैथ को तो लाइक करता है बट 8 ईयर ओल्ड नहीं है, 7 ईयर ओल्ड है, तो ग्रुप बी में डाल दिया। एनी वन ऑफ द अल्टरनेटिव इज सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द कंडीशन, कंडीशन की क्या आउटकम आएगी, कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। कंडीशनल आर यूज टू चेक पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए होता है कि यस तो ये होगा, नो तो ये होगा। द प्रोग्राम चेक वन और मोर कंडीशन एंड परफॉर्म ऑपरेशन सीक्वेंस ऑफ एक्शन, उस पर डिपेंड करता है, उसी पे कंडीशंस पे और उसके सिलेक्शन पे और उसका उस पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे डिपेंडिंग ऑन ट्रू और फॉल्स वैल्यू ऑफ द कंडीशन। दीज टू फॉल्स वैल्यू उनको बाइनरी बोला जाता है, क्योंकि इसमें दो ही वैल्यूज इसके अंदर है, कितनी है, टू ही वैल्यू, ट्रू या फॉल्स, ऑन या ऑफ, जीरो ट्रू वन या फॉल्स जीरो। जैसे देखिए ट्रू है या फॉल्स है, वन है या जीरो है, ऑन है या ऑफ है, इसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और ये दो ही वैल्यू है, यस या नो, तो उस यस या नो के ऊपर हमारा जो है आउटकम डिपेंड करेगा। जैसे इसी फिगर में आप देख लीजिए, ठीक है, आपने एक डिसीजन लिया, आप यहाँ से निकले, ठीक है, आपने यहाँ डिसीजन लिया सीधे जाने का, तो सीधे जाने का जब डिसीजन लेंगे तो आप पहले ये रेड लाइट से आपको क्रॉस करना पड़ेगा, फिर ये रेड लाइट से आपको क्रॉस करना पड़ेगा, फिर आप स्कूल पहुंचेंगे। लेकिन आपने एक डिसीजन ले लिया कि आई हैव टू टर्न लेफ्ट, लेफ्ट जब टर्न कर गए तो क्या आप रोड के इस हिस्से में क्या ट्रैफिक है आपको फर्क पड़ेगा, या इस ये रेड लाइट कैसी है आपको फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा।
तो आपने ये डिसीजन लिया तो आपको ये रेड लाइट फेस करनी पड़ेगी, और अगर आपने ये डिसीजन लिया तो आपको ये रेड लाइट फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो आपकी टोटली चॉइस पे डिपेंड करता है। फिर अगर आप इस तरफ चले गए तो आपको इस रास्ते से होते हुए 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक ये ऑप्शन मिलेगा, एक ये ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अगर आप सीधे चले गए तो आपको ये ऑप्शन क्या मिलेगा, ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। आपको फिर यहाँ से राइट ही मुड़ना पड़ेगा, एक ही चॉइस बचेगी, फिर आपको वहाँ से फिर राइट लेना पड़ेगा, या फिर अगर यहाँ बैक साइड गेट है तो आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। तो टोटली इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस एंड आउटकम्स एंड द डिसीजन टेकन बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। तो डिसीजन 2 ही होंगे, यस या नो होंगे। उसी कंडीशन पे, कंडीशन ट्रू है तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन ये ट्रू हुई तो डू दिस, फॉल्स हुई तो ये करना है। इफ ट्रू तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एल्स ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, बस यही इसमें बताया हुआ है। जैसे कि इवन और ओड निकालना है, किसी ने एल्गोरिथम लिखना है, किसी नंबर एक नंबर एंटर किया, उसमें इवन ओड बताना है, तो एल्गोरिथम क्या लिखा, सूडो कोड इसका हो गया एंटर द नंबर एंटर किया यूजर ने, मोड टू का मतलब है जैसे 6 है उसको मोड 2 करेंगे तो उसका रिमाइंडर अगर 0 आया तो दैट मीन्स वो मोड 2 जो है वो 0 के इक्विवेलेंट है और वो एक इवन नंबर है वो। तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 तो ये क्या आ गया, मोड 0। इसी तरह अगर यहाँ 7 होता, 7 को डिवाइड करते तो 2 3 जा 6 रिमाइंडर 1 आता, 0 नहीं आता मोडलेस, तो ये क्या हो जाता है, ये नंबर क्या है, ओड है। तो कंडीशन जो फुलफिल हुई, पहली कंडीशन जब फुलफिल होगी तो आंसर जो है ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, डिपेंड ऑन द कंडीशन, ये कंडीशन पे डिपेंड हो गया ना। ठीक है, और जो आउटकम आई उसकी ये आउटकम आई, 0 आई की आउटकम 0 नहीं आई, तो उस पर ही आपका स्टेटमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, सिलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट डिपेंड करेगा। ठीक है, उसको हम फ्लो चार्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सीधा सा है, हमने इसको क्या किया, स्टार्ट करने के बाद हमने एक नंबर इनपुट में लिया, यहाँ से हमारे पास एक डिसीजन मेकिंग आई। डिसीजन मेकिंग क्या हुई, अगर मॉडुलस 2 मोड 2 करें तो वो 0 अगर आता है तो यस कंडीशन होगी फुलफिल, अगर 0 नहीं आता तो नो वाली कंडीशन फुलफिल होगी। और फिर हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, इवन प्रिंट कर दिया, और इस तरफ हमने ओड प्रिंट कर दिया। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं होगी, या तो नंबर इवन होगा या इवन नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें फ्लो चेक हम कर सकते हैं, फ्लो या तो यस की तरफ से होगा या नो की तरफ से होगा, दोनों तरफ से फ्लो नहीं होगा। इसी तरह ये नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल है, इसमें क्या लिया है, एक सूडो कोड हमें राइट करना है और एक फ्लो चार्ट भी बनाना है। कहाँ पे, वेयर मल्टीपल कंडीशन आर चेक टू कैटेगराइज ए पर्सन एज ईदर चाइल्ड, या तो वो चाइल्ड होगा या वो टीनेजर होगा या वो अडल्ट होगा। 3 कंडीशन लगा दी, इस पे 3 कंडीशन लगा दी, तो ये कंडीशन हुई लेस देन 13 है अगर तो चाइल्ड है, 13 से 20 के बीच में है तो वो क्या है, एक टीनेजर है, और 20 से ऊपर है तो वो अडल्ट है। वैसे 18 से ऊपर अडल्ट होता है, लेकिन हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, हमें यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें बनाना है। उसने बोला 20 का, तो 20 का क्या पता वो किस कंट्री में वहाँ 20 की एज हो, तो ठीक है, हमें यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाना है। अपना जो है उसमें दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है इसको कैसे एफिशिएंटली किया जाए। उसमें इनपुट क्या लेंगे, एज लेंगे, बताइए जी एज बताइए, फिर क्या प्रोसेस करेंगे, एज को चेक करेंगे गिवन क्राइटेरिया के हिसाब से, और आउटपुट आएगी चाइल्ड, टीनेज या अडल्ट। ठीक है, सूडो कोड कैसे होगा, इनपुट लिया एज क्या है 13 से कम है, एज 13 से कम है, देन क्या करे, चाइल्ड प्रिंट कर दे। एल्स इफ, क्योंकि अगर 2 ही कंडीशन होती तो एक इफ होता, दूसरा एल्स होता, यानी कि इवन है तो इवन प्रिंट कर दिया, नहीं तो ओड है, उसके अलावा जो भी है वो ओड है। लेकिन इसमें क्या है, 3 4 5 6 कितनी भी कंडीशंस हो सकती हैं। तो इफ एल्स इफ एल्स, इफ एल्स, फिर एक और कंडीशन होती तो एल्स इफ, फिर फिर लास्ट में एल्स, मतलब या तो ये नहीं तो ये तो है ही है। ठीक है, मतलब कि अगर वो छोटा हुआ 13 से 13 से तो चाइल्ड, तो 13 वाला कवर हो गया, मतलब वो अगर चाइल्ड होता तो इस कंडीशन में आ जाता। ठीक है, अब बात आई 13 से 20 तक, ठीक है, तो ऑटोमेटिक कवर हो गया, 13 का होता तो उसमें चला जाता, उसमें नहीं गया, एक कंडीशन चेक की, वो ट्रू होगी तो चाइल्ड प्रिंट कर देगा, फॉल्स होगी तो नेक्स्ट में जाएगा। मतलब 13 तक का तो यहाँ से लेके 13 तक का तो चेक हो गया कि इसमें नहीं है वो। फिर उसने चेक किया कि क्या वो 20 तक है, यानी वो यहाँ से लेके यहाँ तक है क्या, इसमें फॉल करेगा तो लेस देन 20 है अगर, तो वो क्या कहलाएगा, टीनेजर प्रिंट कर दिया। अब वो ये कंडीशन भी फॉल्स होगी, ये भी फॉल्स होगी, तो इसका मतलब क्या बचा, वो 20 से अबव है, और 20 से अबव है तो अडल्ट है। इसको दूसरे वे में भी कर सकते हैं, 20 से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर ग्रेटर देन 20 है तो अडल्ट प्रिंट कर दो, एल्स इफ लेस देन 20 है और ग्रेटर देन, फिर वो कंडीशन, एक और कंडीशन इसके साथ ही लगानी पड़ती, और फिर एल्स में ये अडल्ट आ जाता, नहीं चाइल्ड आ जाता उसमें। ठीक है, तो इस पे कंडीशंस पे डिपेंड करता है। स्टार्ट किया हमने, यहाँ से स्टार्ट किया एक एलिप्स के साथ, फिर पैरेललोग्राम में क्या किया, इनपुट लिया, एक डिसीजन लिया, डिसीजन में अगर यस आया तो हम इस तरफ फ्लो में चलेंगे। ठीक है, सिलेक्शन फ्लो, ये सिलेक्शन हो रहा है यहाँ, ठीक है, डिसीजन हो रहा है, डिसीजन के बेस पे सिलेक्शन हो रहा है, फिर हम जो है फ्लो इस तरफ या इस तरफ जा रहा है। यस आ गया तो फ्लो इस तरफ, नो हो गया तो फ्लो इस तरफ। फिर अगर नो हुआ 13 से नीचे नहीं है तो मतलब कि वो 13 से ऊपर है, 2 ही चीज़ें हो गया, तो 13 से नीचे हो गया, 13 हो गया, 13 से ऊपर होगा। तो 13 एंड अबव के लिए इस तरफ गया तो उसने चेक किया कि वो लेस देन 20 है। ठीक है, 20 नहीं, लेस देन 20, अगर 13 भी इंक्लूड करना होता तो लेस देन इक्वल टू, ठीक है, या लेस देन इक्वल टू ऐसे भी लिखा जा सकता है।
लेकिन हमें 20 से कम करना है, 20 से नीचे नीचे रहना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, ये ट्रू हो गई तो चाइल्ड प्रिंट हो गया, ये ट्रू हो गई जी, इसमें नहीं है, लेकिन 13 से ऊपर हो गया, 13 एंड 13 अबव, एंड 20 से नीचे हो गया तो वो टीनेजर में आ गया। और अगर नहीं हुआ तो ये इस तरफ फ्लो जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा, लास्ट में हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ऐसे ही ड्रैगन्स और विजार्ड्स का, तो इस गेम में हम क्या करेंगे, हम जो है पॉइंट्स देंगे बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस के बेस। तो इस गेम के जो है हर एक गेम के रूल होते हैं, वैसे इस गेम के रूल है ड्रैगन तो आप समझते हो, शैतान कह सकते हो, ठीक है, या जो चाइना में ड्रैगन होता है वो भी मान सकते हो, जो डायनासोर जैसा होता है आग उगलता है, एंड विजार्ड्स मतलब जादूगर है। तो इसमें इन दोनों के बीच क्या होगा, एक गेम होगा। इफ द कार्ड ड्रॉन इज ए डायमंड और ए क्लब, या तो डायमंड है ऐसे शेप वाला, या क्लब है ऐसे शेप वाला, ठीक है, तो टीम ड्रैगन गेट पॉइंट, ड्रैगन्स को पॉइंट मिल जाएगा। इस पर किसको पॉइंट मिलेगा, ड्रैगन्स को। इफ द कार्ड ड्रॉन इज ए हार्ट, क्या होगा, एक हार्ट होगा, ठीक है, पान बोलते हैं जिसको, ये हार्ट होगा विच इज ए नंबर, और वो क्या होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए जो कहाँ से लेके होता है, 2 से लेके 10 तक होते हैं नंबर। टीम विजार्ड गेट पॉइंट, सिर्फ मतलब हार्ट पे और 2 से 10 पे इसको पॉइंट मिलता है। इफ द कार्ड ड्रॉन इज ए हार्ट, कार्ड हार्ट है और नंबर नहीं है, यानी 10 से 10 से अबव है, टीम ड्रैगन गेट ए पॉइंट, टीम ड्रैगन को इसमें पॉइंट मिल जाएगा। ये ड्रैगन का पॉइंट है, ये इस पे विजार्ड का पॉइंट है, ये ड्रैगन का पॉइंट है, और एनी अदर कार्ड टीम विजार्ड गेट पॉइंट, बाकी कोई भी कार्ड आ जाए तो विजार्ड को पॉइंट मिलेगा। द टीम विद हाईएस्ट पॉइंट जो है फिर विनर हो जाएगा इसमें। तो इसमें फिर हमें क्या लगानी पड़ेगी, सीधा अगर आपको ये वर्बली करने को बोले तो आप जो है आपको बार बार याद करना पड़ेगा कि ये आया था, कि ये आया था, वो किसकी कंडीशन थी, वो किसकी कंडीशन थी, बार बार कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही कंप्यूटर भी कंडीशन चेक करता है, ठीक है। कैसे करेगा, लेट अस आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फॉर ए कार्ड। इनपुट क्या देगा, शेप क्या है कार्ड की, ठीक है, डायमंड है, स्पेड है या हार्ट है, और उसकी वैल्यू कितनी है। 2 चीज़ें हमने ले ली इनपुट के तौर पे, आपने कार्ड फेंका, कार्ड में उसकी शेप बताई और वैल्यू बताई। प्रोसेस करेंगे, इंक्रीमेंट इन रिस्पेक्टिव टीम स्कोर बाई 1 बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द कार्ड। कार्ड की आउटकम क्या आई, उसी के बेस पे हमने क्या किया, कार्ड निकाला, सिलेक्शन किया, उसका जो आया उस पर बेस पे डिसीजन लिया, फिर हमने एक स्टेटमेंट को सिलेक्शन किया। मतलब कि डिसीजन और सिलेक्शन 2 चीज़ें इसमें हो रही हैं। विनिंग टीम आउटपुट आ जाएगी। नाउ इसमें कंडीशन लगाएंगे, इफ जो कंडीशन लगाई थी शेप इज डायमंड और शेप इज, मतलब दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फुलफिल होगी, या तो डायमंड आ जाए या क्या आ जाए, क्लब आ जाए। डायमंड और क्लब में से एक भी आ गया तो ड्रैगन को पॉइंट मिल जाएगा। एल्स इफ मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट है, अभी एल्स इफ ये स्विच में भी कर सकते हैं C++ में। एल्स इफ डिपेंड करता है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, वो आपको क्या अलाउ करता है। मोस्टली एल्स इफ तो होती है। एल्स इफ शेप इज हार्ट, शेप हार्ट है और वैल्यू क्या है, एक नंबर है। शेप हार्ट है, वैल्यू नंबर है, इन दोनों में से कोई सा भी आ गया तो ड्रैगन को, शेप हार्ट वैल्यू नंबर तो विजार्ड को पॉइंट, शेप हार्ट आई एंड वैल्यू नंबर नहीं है तो ड्रैगन को पॉइंट, एल्स बाकी सारे नंबर विजार्ड्स को मिलेंगे। तो सूडो कोड क्या हो सकता है इसका, इसने पॉइंट्स को लिया, ड्रैगन पॉइंट को, ड्रैगन के लिए पॉइंट को बोला डी पॉइंट, एंड विजार्ड के लिए पॉइंट को पॉइंट नाम दे दिया डब्ल्यू पॉइंट। आप कुछ भी दे सकते हैं, डायरेक्ट डी और डब्ल्यू भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है, या ड्रैगन और विजार्ड भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। इनपुट किया शेप, इनपुट किया वैल्यू, शेप और वैल्यू बताया, पॉइंट्स दोनों के 0 0 से स्टार्ट होंगे, जैसे आप पेपर पर लिखते हैं वैसे। इफ कंडीशन लगाई, इफ एल्स कंडीशन लगाई, इफ एल्स कंडीशन लगाई, इफ एल्स कंडीशन में करना क्या है कि पॉइंट्स को जिसका भी आ गया, ये आ गया तो किसके पॉइंट इंक्रीमेंट होंगे, इंक्रीज होगा पॉइंट डी पॉइंट इंक्रीज होगा, या डब्ल्यू पॉइंट ड्रैगन का होगा या विजार्ड का होगा। ये कंडीशन ट्रू हुई तो ड्रैगन पॉइंट इंक्रीज होंगे, ये एल्स विजार्ड पॉइंट इंक्रीज होंगे। एंड इफ स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, एंड इफ में क्या होगा, इफ मतलब हमें लास्ट में क्या करना है, चेक करना है, एंड इफ जो इनके दोनों में से जिसके पॉइंट ज़्यादा हो, डी पॉइंट अगर ज़्यादा है डब्ल्यू पॉइंट से, यानी ड्रैगन्स के पॉइंट ज़्यादा है विजार्ड के पॉइंट से, तो क्या होगा, ड्रैगन टीम इज विनर, एल्स विजार्ड टीम इज द विनर। इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसमें अगर दोनों का स्कोर बराबर रह जाता है, उसके लिए कंडीशन नहीं दी हुई है, तो इसमें हम एक कंडीशन और दे सकते हैं, एल्स, ये हो गया इफ, फिर इसमें आता एल्स इफ में क्या आता कि डी पॉइंट और डब्ल्यू पॉइंट अगर है तो प्रिंट क्या करते हैं हम, मैच ड्रॉ हो गया, ठीक है, या अगला 1-2 स्टेप और खेलेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन इसमें छूट गई है, क्योंकि अगर मान लो बराबर पॉइंट रह गए तो भी इसमें क्या विनर दिखा दिया, विजार्ड टीम को विनर इसमें दिखा दिया है बराबर रहने पे भी, ठीक है। तो ये कंडीशन और ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे ही मल्टीपल कंडीशंस और मल्टीपल डिसीजंस के बेस पे जो है मल्टीपल आउटकम आएंगी और सेलेक्ट होंगी, और रिजल्ट डिपेंड करेगा कि कितनी बार क्या चीज़ आई। फिर आता है रिपीटिशन अगर करना है, मतलब किसी चीज़ को बार बार हमें चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, रिपीटिशन करना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए 50 स्टेप वो करने हैं, ठीक है। स्प्राइट वाला अगर आप लोगों ने किया हो, वो की स्प्राइट इस तरफ इतने स्टेप चले, फिर इस डायरेक्शन में इतने स्टेप चले, फिर इस डायरेक्शन में इतने स्टेप चले, तो जो है, या फिर 50 स्टेप ना चले, आप रिमोट में बटन दबाते हैं इस डायरेक्शन में चले मेरा जो है कैरेक्टर वो है, तो आपने उसको जितनी देर दबाया वो उतने स्टेप जो है चलता चला गया। कंटिन्यू दबा के रखा तो कंटिन्यू चलता रहा। वॉक टिल द नेक्स्ट क्रॉसिंग देन टेक ए राइट टर्न। तो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। तो इसको अगर बार बार एक चीज़ को कराना है तो क्या हमें करना पड़ेगा, एक लूप लगाना पड़ेगा। क्लैप योर हैंड 5 टाइम्स, वॉक 10 स्टेप अहेड, जंप ऑन द स्पॉट टिल यू गेट टायर्ड, मतलब एंडलेसली, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर तो टायर्ड नहीं होता, उसकी मेमोरी फुल हो जाती है लास्ट में।
दीज आर द काइंड ऑफ स्टेटमेंट वी यूज व्हेन वी वांट समथिंग टू बी डन रिपीटेडली करना है तो ये हम 10 टाइम 12 टाइम जितना भी टाइम करना है हम बताते हैं। तो इसमें क्या इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लूप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन प्रोग्रामिंग रिपीटिशन इज ऑल्सो नोन एज आइट्रेशन और लूप। या तो रिपीटिशन बोलेंगे या आइट्रेशन बोलेंगे। आइट्रेट करना मतलब एक ही चीज़ को बार बार करना होती है आइट्रेशन। या लूप में मतलब क्या होता है कि ये चीज़ यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ आई, फिर से स्टार्ट किया, फिर से स्टार्ट किया, फिर से, मतलब कोई गाना चला दिया आपने और आपको अच्छा लगा, उसको आपको बार बार चलाना है तो आप उसको लूप में चला देते हैं। वो खत्म होता है फिर शुरू हो जाता है, खत्म होता है फिर शुरू हो जाता है। ठीक, राइट सूडो कोड एंड ड्राई फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट 5 नंबर एंड फाइंड देयर एवरेज। 5 नंबर लेने हैं और उनकी एवरेज कैलकुलेट करनी है। 5 नंबर की एवरेज क्या होती है, उन सभी को नंबर को ऐड किया और उसको जितने नंबर्स वो है उससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसमें कैसे कर सकते हैं, कैसे इसका प्रोग्राम बना सकते हैं। इसका सूडो कोड हम लिखेंगे, काउंट और सम नाम के दो वेरिएबल बनाएंगे, दोनों को 0 सेट कर देंगे क्योंकि काउंटिंग करनी है। वाइल स्टेप 2 है, वाइल काउंट लेस देन 5, काउंट अगर 5 से कम है, काउंट 5 से कम है तो रिपीट स्टेप 3 to 5। देखिए रिपीट किया स्टेप 3 to 5 किस कंडीशन पे, जब तक काउंट बराबर ना हो जाए 5 के, या जब तक काउंट छोटा रहे 5 से, किसी तरफ भी आप उसको बोल सकते हैं। इनपुट किया, क्या किया, नंबर, तब तक आप इनपुट नंबर कर दिए। आपसे एक नंबर इनपुट कराया 1, फिर आपने जो है और वो नंबर आ गया, वो सम में क्या किया, सम इक्वल टू सम प्लस नंबर, उसी में जोड़ते चले गए उसको। सम इक्वल टू सम में ही जोड़ना है इसको, जो नंबर आपने एंटर किया है उस नंबर को जोड़ते जाना है। फिर सम क्या बन गया, ये वाला वेरिएबल बन गया, फिर इसमें नेक्स्ट नंबर आएगा उसी सम में, फिर वो नेक्स्ट नंबर n1 हुआ, ये n2 हुआ, लेकिन हम सबको n में डालते चले जाएंगे, नंबर डालते चले जाएंगे और काउंट जो है बढ़ाते चले जाएंगे। तीनों स्टेप जरूरी है, नंबर को एंटर करना, उसको सम में जोड़ना, क्योंकि सम 0 से स्टार्ट हुआ है, आपने 1 एंटर किया, वो 0 प्लस 1 क्या हो गया, 1 हो गया। अब वो सम में सेव हो गया और काउंट क्या किया, काउंट को इंक्रीज किया, काउंट अभी 1 हो गया, सम हो गया 1, काउंट हो गया 1। अभी आपने नेक्स्ट नंबर जो है वो एंटर किया, मान लीजिए काउंट हो गया 1 और सम हो गया काउंट 1, सम भी 1 हो गया यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के बाद। फिर आपने दूसरा नंबर एंटर किया, मान लीजिए 5 एंटर किया। ठीक है, तो वो सम इक्वल टू सम प्लस 5, सम प्लस 5 आपने ऐड कर दिया तो सम अभी 6 हो गया, एंड काउंट को बढ़ा दिया, काउंट इक्वल टू 2 हो गया। फिर आपने एक नंबर एंटर किया, आपने नंबर एंटर किया 3, तो वो नंबर इसमें सम इक्वल टू सम प्लस n हो गया, तो 6 और 3 वो नंबर सम 9 हो गया एंड काउंट 3 हो गया। ऐसे ही ये स्टेप बढ़ता चला जाएगा, इसीलिए इन स्टेप्स को रिपीट किया गया है। लास्ट में जब काउंट 5 हो गया तो ये इस लूप से, इस वाइल लूप से बाहर आ जाएगा और फिर क्या करेगा, एवरेज कंप्यूट कर देगा। इनका सम का जो जोड़ दिया सम आ गया, उसको 5 से डिवाइड कर देगा तो उसकी एवरेज आ जाएगी। ठीक है, उसी चीज़ को हम फ्लो चार्ट में कैसे देखेंगे। स्टार्ट किया काउंट और सम को 0 सेट किया, काउंट चलाया कब तक, कंडीशन क्या लगाई, जब तक काउंट लेस देन है 5 से, मतलब काउंट किसका, नंबर की काउंटिंग, जब तक आप 5 नंबर एंटर नहीं कर देते तब तक यह काउंट लेस देन 5 रहेगा। जैसे ही काउंट 5 के बराबर हुआ तो वो रुक जाएगा। तो काउंट लेस देन 5 है तो क्या किया, इनपुट कराया, नंबर को इनपुट कराया। तो इसमें जब तक ये 5 से कम रहेंगे नंबर, पहला नंबर एंटर किया, फिर वो इस लूप में गया, फिर दूसरा नंबर एंटर किया, फिर इसी लूप में गया, तीसरा नंबर एंटर किया, फिर इसी लूप में गया, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर जब तक एंटर किया इस लूप में गया, फिर ये लूप जो है कितनी बार, 5 बार चल गया और फिर जो है वो इस तरफ आ जाएगा और एवरेज में सम को 5 से डिवाइड करके एवरेज प्रिंट कर देगा और प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। सम इक्वल टू सम प्लस 1, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो ये दो स्टेप जो है रिपीटेड टास्क जो बताया ना, रिपीटिशन में चलेंगे, ये दो टास्क बार बार चलेंगे। यही नंबर अगर 10 होता, 10 तक चलाना था तो 10 भी कर सकते थे। ठीक है, तो यही सब इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ राइट सूडो कोड और फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है आपको। सूडो कोड लिखना है किसके लिए, एक्सेप्ट नंबर टिल द यूजर एंटर 0 एंड देन फाइंड देयर एवरेज। जब तक यूजर 0 ना एंटर करे तब तक जो है वो करता रहे, नंबर की इनपुट लेता रहे और फिर उसमें तो फिक्स कर दिया था 5 बार, लेकिन अब क्या हुआ, कंडीशन लगा दी कि जब यूजर पे डिपेंड करता है, जब तक 0 ना आए तब तक चलाता रहे। ठीक है, डिसीजन और कंडीशन। सेट काउंट कर दिया, काउंट को 0 सेट कर दिया, सम को 0 सेट कर दिया, उसी तरह सब चीज़ें सेम होंगी। वाइल नम नॉट इक्वल टू 0, नंबर या तो 0 ना आ जाए, रिपीट करो स्टेप 4 to 6 को, स्टेप 4, 5, 6 को रिपीट करो, वही सम वाला स्टेप, काउंट वाला स्टेप और नंबर की इनपुट लेता रहे। जैसे ही 0 एंटर किया, ये इस लूप से बाहर आ जाएगा क्योंकि नंबर 0 नहीं है और कंप्यूट क्या कर देगा, एवरेज और प्रिंट उसको कर देगा। इसी का फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, वही सेम चीज़ होगी। स्टार्ट किया, ठीक है, सम ये क्या है, ये प्रोसेस है। ठीक है, ये हमने इंटरनली सेट किया, काउंट और सम को 0 सेट किया है। इनपुट क्या लेंगे, ये इनपुट है, इनपुट क्या लिया, एक नंबर लिया। नंबर जब क्या नंबर 0 के बराबर है, 0 के बराबर अगर नंबर नहीं है तो क्या करेंगे, नो, इस तरफ जाएगा फ्लो और ये लूप रिपीट होगा जब तक ये 0 एंटर नहीं करेगा। बार बार एंडलेसली भी हो सकता है जितनी बार यूजर करता है, लेकिन यूजर भी कितनी बार करेगा, कभी ना कभी तो उसको रुकने के लिए वो 0 एंटर करेगा। ये सम जो है इसमें ऐड होता रहेगा, काउंट उसका बढ़ता रहेगा, 10, 11, 12, 50 नंबर, 100 नंबर जितने भी उसको करने हैं वो ये एक्टिविटी कंटिन्यू चलती रहेगी। फिर लास्ट में जब 0 एंटर करेगा तो फ्लो इसका इधर आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कंडीशन पे, इस डिसीजन पे फ्लो इस तरफ गया या इस कंडीशन पे फ्लो या डिसीजन पे फ्लो
इस तरफ गया, सम को काउंट से डिवाइड किया। काउंट अब हमें नहीं पता कि वो यूज़र कब तक करेगा, तो हम काउंट को तब तक बढ़ाते रहना जब तक 0 एंटर ना करे। तो काउंट कोई भी नंबर हो सकता है, उस सम को काउंट से डिवाइड किया और एवरेज को प्रिंट कर दिया। इसका एग्जांपल अगर मैं बताना चाहूँ तो मान लीजिए एंटर किया पहली बार में 3 एंटर किया, फिर 2 एंटर किया, फिर ये सम होता जा रहा है ना, फिर उसी में 6 एंटर कर दिया, फिर 8 एंटर कर दिया, ठीक है, फिर दोबारा से 2 एंटर कर दिया, फिर जो है वो 3 एंटर कर दिया, ठीक। तो इसको जुड़ता चला जाएगा, पहले ये इसमें जुड़ेगा, 3 + 2 5 आ जाएगा, 5। अब ये 5 ये सम बन गया, इसमें ये नंबर ऐड हो गया, 5 + 6 11। अब ये सम बन गया 11, 11 + 8 19। तो अब सम की वैल्यू होगी 19, ठीक है। और इसी के साथ साथ काउंट की वैल्यू 0 थी, जो वो 0 + 3 भी हुआ शुरू में, क्या हुआ, 0 + 3 भी हुआ। और ये प्रोसेस जो है चलती जाएगी। इसमें ये काउंटर यहाँ पे 1 होगा, फिर 1 + 1 होके 2 होगा, फिर 1 + 1 होके 3, यहाँ पे काउंटर 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ठीक है। और 6 से फिर जितना जो ये सम आएगा लास्ट में, इस सम से और काउंट जो 6 काउंट है उससे डिवाइड कर देगा और एवरेज प्रिंट हो जाएगी। तो वी डू नॉट हैव, हमें नहीं पता कितनी बार करेगा, जब तक 0 एंटर नहीं करेगा तब तक होता रहेगा। दिस इज हैंडल बाय चेकिंग द कंडीशन, बार बार कंडीशन रिपीटेडली चेक होगी हर बार, टिल द कंडीशन बिकम फॉल्स। और जब कंडीशन ट्रू होगी तो लूप चेंज हो गया। नेक्स्ट है वेरीफाइंग एल्गोरिथम। वेरीफाइंग एल्गोरिथम का मतलब है कि हमें ये चेक करना है, वेरीफाई करना है कि जो एल्गोरिथम हमने बनाया है वो ठीक से काम करेगा या नहीं करेगा, जिस चीज़ के लिए उसको बनाया गया है। क्योंकि अगर एक एल्गोरिथम ढंग से काम नहीं करेगा जैसा जिस काम के लिए उसको बनाया गया है, तो जो है उसका क्या असर हो सकता है वो हम देखेंगे। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ए बैंकिंग सॉफ्टवेयर डज नॉट वर्क करेक्टली। अगर एक बैंक का सॉफ्टवेयर है, वो चाहे आप एटीएम मशीन में जाते हैं, चाहे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर वो ठीक से काम नहीं करता तो क्या हो सकता है। मान लीजिए कि आपने एक ट्रांजैक्शन की, आपने 10,000 रुपये निकाले और सॉफ्टवेयर ने काम किया, हाफ काम किया या 1/4 काम किया, तो आपके पैसे जो पूरे निकलने थे, मान लो काउंटिंग सॉफ्टवेयर ही है, तो वो जो काउंट करता है वो 10,000 काउंट करना था, लेकिन वो 5,000 ही काउंट कर देगा और ट्रांजैक्शन को कंप्लीट दिखा देगा। बट डेबिट अमाउंट जो है आपका अमाउंट डेबिट ज़्यादा हो जाएगा और आपको पैसा कम मिलेगा। इसी तरह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप जब आप ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें भी ये हो सकता है, मतलब उसमें ये बग आ जाएगा। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। टुडे सॉफ्टवेयर आर यूज्ड इन इवन मोर क्रिटिकल सर्विसेज में यूज़ होते हैं, लाइक इन मेडिकल फील्ड में भी जब आप टेस्ट वगैरह कराते हैं, अगर उसमें टेस्ट में अगर थोड़ी सी भी जो है इधर उधर होगी तो उसकी रिपोर्ट आपकी करेक्ट नहीं आएगी। ऐसे ही स्पेस शटल है, रॉकेट्स हैं, उनमें कैलकुलेशन की अगर माइक्रो सेकंड्स में भी अगर वेरिएशन अगर होती है और सॉफ्टवेयर टाइम पे काम नहीं करता और उसमें वेरिएशन आ जाती है या वो बीच में काम करना बंद कर देता है, तो उससे क्या होगा, स्पेस शटल कहीं और ही चली जाएगी और मेडिकल फील्ड में किसी की जान भी जा सकती है। सच सॉफ्टवेयर नीड्स टू वर्क करेक्टली। तो सॉफ्टवेयर को करेक्टली वर्क करना, जिस काम के लिए उसको बनाया गया है, जैसा काम करने के लिए बनाया गया है वैसा काम करे हर सिचुएशन में और हर बार। देयरफॉर द सॉफ्टवेयर डिजाइनर शुड मेक श्योर दैट द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स आर डिफाइंड करेक्टली। तो सॉफ्टवेयर डिजाइनर जो होता है, जो शुरू में डिजाइन करता है उसके मॉड्यूल्स को, कि ये मॉड्यूल ये काम करेगा, ये मॉड्यूल ये काम करेगा, अलग अलग काम जब डिफाइन करते हैं तो वो एकदम करेक्टली डिफाइन हो, डेफिनेट हो, उनमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। फिर उसको क्या किया जाए, करेक्टली डिफाइन करने के बाद चेक किया जाए एक एक मॉड्यूल को, ये मॉड्यूल ठीक है, ये मॉड्यूल ठीक है। फिर उसको कंबाइन जब करते हैं तब उसकी टेस्टिंग की जाए, जैसा कि टेस्टिंग फेज में आपको बताया था कैसे कैसे टेस्टिंग होती है। फिर वेरीफाई उसको किया जाए। तो ये स्टेप है वेरीफाइंग का, कि उसमें कुछ डमी ट्रांजैक्शंस जो है हम ट्राई करते हैं और चेक करते हैं कि ये रिजल्ट सही आता है कि नहीं आता है। व्हेन वी टोल्ड दैट द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, जैसे मैथ में फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, आपको बताया गया कि ये फॉर्मूला है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का, n इंटू एन प्लस 1/2। बट फिर इसको, ये हर सिचुएशन में करेक्ट है या नहीं है, इसको कैसे वेरीफाई किया जाए। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर देंगे, स्मॉल नंबर्स लेंगे फॉर विच वी कैन मैनुअली कैलकुलेट द सम, जिसको हम मैनुअली खुद से कर सकते हैं और हमें पता है कि इसका आंसर ये आना चाहिए। तो अगर वो एल्गोरिथम भी वही आंसर देता है तो हमारा जो एल्गोरिथम है वो करेक्ट बना है, और ऐसा हमें मल्टीपल टाइम करके देखना पड़ेगा। इसमें लेट n = 6, 6 नंबर लिए, 1 2 3 4 5 6, और इनका सम जो होता है वो 21 होता है। तो इसका फॉर्मूला जब इसमें हम पुट करेंगे n इंटू एन प्लस 1, यानी n क्या है 6, 6 इंटू 6 प्लस 1, 6 इंटू 7 हो गया, ये डिवाइड बाई 2, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21। तो ये क्या है, वेरीफाई हो गया कि ये फॉर्मूला करेक्ट है। बट एक बार में फुली हम श्योर नहीं हो सकते, हमें मल्टीपल टाइम ये करके देखना पड़ेगा। वी कैन ट्राई विद सम मोर नंबर्स दिस वे एंश्योर दैट। अब आप जिसमें जितनी बार भी इसमें वैल्यू रखेंगे, कोई भी वैल्यू रखें, तो आपका जो है सम वही आएगा और ये हर बार करेक्टली काम करेगा। इन द सेम वे व्हेन वी हैव रिटन एन एल्गोरिथम हमने लिख दिया है, वी वांट टू वेरीफाई करना है उसको हमें, दैट इट इज़ वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, जैसा उससे एक्सपेक्ट किया गया था। अगर उसको बोला गया था a प्लस बी करना है, तो वो हर बार a प्लस बी करे, a माइनस बी या a मल्टीप्लाई बाई बी ना कर दे। टू वेरीफाई वी हैव टू टेक डिफरेंट इनपुट वैल्यूज एंड गो थ्रू ऑल द स्टेप्स ऑफ द एल्गोरिथम। एक एक स्टेप को जो है हमें उस वैल्यू को उसके थ्रू पास करवाना पड़ेगा, और लास्ट में जो है उसका रिजल्ट जो है डिजायर्ड आउटपुट अगर आती है तो वो वेरीफाई हो जाता है। इनपुट वैल्यू होगी एंड मे मॉडिफाई और इम्प्रूव एज पर द नीड। उनको वैल्यूज़ को जो है वेरीफाई करके देखा भी जा सकता है, और कई बार गलत वैल्यू भी डाली जाती हैं। गलत वैल्यू डालने पे अगर सिस्टम जो है एरर मैसेज भी करेक्टली देना चाहिए। द मेथड ऑफ टेकिंग एन इनपुट एंड रनिंग थ्रू द स्टेप्स ऑफ द एल्गोरिथम इज समटाइम्स कॉल्ड ड्राई रन। तो इसको क्या बोलते हैं, ड्राई रन बोलते हैं, कि हम
ये हो गया, देखिए द मेथड ऑफ टेकिंग एन इनपुट, इनपुट लिया हमने एंड रनिंग थ्रू द स्टेप्स, जो स्टेप्स लिखे हुए हैं स्टार्ट का, इनपुट का, प्रोसेस का, फिर उसके बाद आउटपुट का और स्टॉप का। तो उन स्टेप्स के थ्रू हम उस वैल्यू को वन बाय वन पास करेंगे और हर स्टेप पे रिजल्ट करेक्ट आना चाहिए और लास्ट में आउटपुट करेक्ट आनी चाहिए। और इसको क्या बोलते हैं, जो हम मैनुअली करके देखते हैं तो इसको ड्राई रन बोलते हैं। आइडेंटिफाई एनी इनकरेक्ट स्टेप इन द एल्गोरिथम, अगर कहीं इनकरेक्ट आता है तो उसको हम पहचान लेते हैं। फिगर आउट मिसिंग डिटेल्स और स्पेसिफाइज इन द एल्गोरिथम, स्पेसिफाइज इन द एल्गोरिथम, जो भी उसमें कोई डिटेल अगर मिसिंग है, ठीक है, तो हम उसको मेंशन करेंगे या उसको करेक्ट कर लेंगे। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिसाइड द टाइप ऑफ इनपुट वैल्यू टू बी यूज फॉर द सिमुलेशन, तो वैल्यूज़ जो है डिफाइन होनी चाहिए। अगर वो एल्गोरिथम लिखा हुआ है नंबर्स को ऐड करने के लिए तो हमें नंबर्स ही इनपुट कराने हैं। वो लिखा हुआ है अगर अल्फ़ाबेट्स को, लेटर्स की प्रोसेसिंग के लिए, स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग के लिए, तो हमें फिर स्ट्रिंग वैल्यू ही उसके अंदर डालनी है। अगर दूसरी वैल्यू डालेंगे तो वो एरर भी प्रॉपर्ली देना चाहिए, सिस्टम जो है फेल भी हो जाएगा इससे, बट उसके लिए भी सिस्टम को वैसे तो चेक किया जाता है। इन केस ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यू आर नॉट टेस्टेड, अगर सबको टेस्टेड नहीं करेंगे तो प्रोग्राम फेल हो सकता है। सम अदर केस भी होंगे, ठीक है, जो उसमें काम नहीं करेंगे। इसका एक एग्जांपल है, राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम प्लेस ए टू सी। ए टू सी तक जाने के लिए टोटल टाइम निकालना है पॉइंट बी से होके, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेयर टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी जाने के लिए जो टाइम है वो क्या है, T1 है। Here's what I found. ये हो गया T1। और बी टू सी जाने के लिए क्या टाइम है, ए टू बी गए, ये क्या है T1 टाइम, और बी टू सी गए, ये टाइम है T2। दैट इज वी वांट द एल्गोरिथम टू ऐड टाइम, टाइम को हमें क्या करना है, T1 और T2 को ऐड करना है इन आवर्स एंड मिनट्स, घंटे और मिनट्स में हमें करना है। वन वे टू राइट द एल्गोरिथम इज, क्या है, सूडो कोड हम इसका लिख सकते हैं। प्रिंट वैल्यू और T1 जितना टाइम लगा, फिर उसको हम आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए 70 मिनट लगी तो उसको हम 1 आवर 10 मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। इनपुट आवर, आवर में 1 डल जाएगा, मिनट्स में 10 डलेगा। प्रिंट वैल्यू फॉर T2, T2 के लिए मान लीजिए 80 है, 80 है तो 1 आवर और 20 मिनट, तो इसमें 1 एंटर करेंगे, यहाँ पे 20 एंटर करेंगे। तो टोटल कितना हो गया, जब टोटल करेंगे तो आवर्स को अलग से ऐड करेंगे, आवर का टोटल एंड मिनट्स का टोटल। HH1 में सेव किया था, ये HH2 में सेव किया था, MM1 MM2, तो ये टोटल हो गया। और इसको फिर हम क्या प्रिंट कर देंगे, अलग अलग दोनों को प्रिंट कर देंगे। टोटल आवर कितने हो जाएंगे, 2 आवर एंड 30 मिनट इसका हो जाएगा, क्योंकि 1 आवर ये, 1 ये, 10 मिनट ये, 20 मिनट ये, 2 आवर्स 30 मिनट। नाउ लेट अस वेरीफाई, इसको वेरीफाई कर सकते हैं जैसे मैंने करके दिखाया, या ये जो एग्जांपल दिया हुआ है 5 आवर 20 मिनट और 7 आवर 30 मिनट वाला भी करके देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम जब आएगी, जब टाइम 60 मिनट से ऊपर चला जाएगा, जो कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे हम। तो पहला टाइम क्या लिया इसने, T1 लिया 4 आवर 50 मिनट एंड 2 आवर, तो ये हो गया 450 एंड ये हो गया 220। तो इसको हम अलग अलग जब करेंगे ऐड, तो 4 + 2 6 हो गया और ये 70 हो गया। बट एक घंटे के अंदर तो 60 मिनट होती हैं, तो ये 6 आवर 70 मिनट का टाइम जो है वो गलत हो गया। ये टाइम रियल में होना चाहिए 7 आवर 10 मिनट। तो इसके लिए हमें एक और चीज़ देखनी पड़ेगी कि जब मिनट्स टोटल जो है, जो 60 या इससे ऊपर 60 या इससे अबव हो जाए मिनट, तो आवर्स वाले पोर्शन में एक ऐड कर दे, 1 आवर ऐड हो जाएगा, क्योंकि 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर होती है। तो यहाँ तक सारा सेम है। ये वाली लाइन जो है 2 बार लिखी गई है, इसको काट देंगे। आवर्स का टोटल हुआ, मिनट्स का टोटल हुआ, ठीक। उसके बाद अगर 60 मिनट से ऊपर है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 70 आया, तो क्या किया, आवर्स वाला, आवर्स टोटल जो था 6 आया ना, 2 आवर और 3 आवर को मिला के कितना था इसमें, 4 एंड 2, 4 एंड 2 था, तो वो तो हो गया, 4 एंड 2 का 6 हो गया, 4 एंड 2 6 हो गया। और 70 मिनट जो थे उसमें से 60 मिनट के लिए ये वाला पोर्शन जो है उसका चेक करेगा। इफ मिनट्स टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू 60, देन आवर्स टोटल जो था, आवर्स टोटल यानी ये 6, इसमें क्या कर दे, एक ऐड कर दे, तो यानी ये 7 हो जाएगा। और फिर जो उसके बाद बची हुई मिनट्स टोटल कितनी थी, 70, उसमें से 60 माइनस करके ये क्या बचा, 10। तो इस 10 को मिनट वाले पोर्शन में सेव कर दे, मिनट्स टोटल उतनी हो जाएंगी, तो 7 आवर 10 मिनट हो जाएंगी। फिर इसके लिए ये सेम है वही 7 आवर 10 मिनट, ये 7 आवर 10 मिनट, विच मीन्स द एल्गोरिथम इज वर्किंग करेक्टली। तो ये क्या हो गया, हमारा वेरीफाई हो गया। सपोज वी डेवलप सम सॉफ्टवेयर विदाउट वेरीफाइंग अंडरलाइंग एल्गोरिथम, अंडरलाइंग एल्गोरिथम को हम जो अगर चेक नहीं करेंगे तो उसका जो इंटेंडेड सॉफ्टवेयर होगा, जो बनेगा और जो कोड लिखा जाएगा वो भी गलत लिखा जाएगा और लास्ट में एरर आएगा, ठीक है। फिर से हमें सारा काम दोबारा करना पड़ेगा। इफ देयर आर एरर्स इन द एल्गोरिथम, एल्गोरिथम में एरर आ गए, देन द सॉफ्टवेयर डेवलप्ड विल नॉट रन, वो या तो रन नहीं करेगा अगर उसमें एरर आ गया, या जैसा रन करना चाहिए, जैसा काम करना चाहिए वैसा नहीं करेगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू वेरीफाई एन एल्गोरिथम सिंस द एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू कैच एंड फिक्स ए मिस्टेक इज मिनिमल। तो कैच मतलब होता है कि उसमें उसको पकड़ना एरर को, कि एरर कहाँ पे है, पूरे प्रोग्राम को दोबारा देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसमें जो मिस्टेक होगी उसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो हम इस टाइम को हमें मिनिमम करना है, ताकि शुरुआत में ही जो है, टाइम भी इंपॉर्टेंट है, और टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है तो रिसोर्सेज भी ज़्यादा लगेंगे और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, जिसको हमें कॉस्ट और टाइम को कम करना है, प्रोग्राम की एफिशिएंसी को बढ़ाना है और एकदम करेक्ट प्रोग्राम बनाना है। वो तब पॉसिबल है जब एल्गोरिथम ढंग से पहले ही वेरीफाई कर लिया जाए, टाइम उस पर थोड़ा सा स्पेंड कर लिया जाए।
नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम 2 बनाए हैं, कंपेयर करें। एक काम को करने के कितने भी तरीके हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5 तरीके हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कौन-सा मेथड बेस्ट है, ठीक है? वही आइडेंटिफ़ाई करना। 2, 3, 4 हर एक तरीका अलग है, तो उसके लिए हर एक के लिए एल्गोरिथम लिखा जाएगा, अलग-अलग एल्गोरिथम, ठीक है? और उसमें से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से जो सबसे एफिशिएंट होगा, जिसका जो सबसे कम टाइम लेगा रन करने में, ठीक है? और स्पेस भी सबसे कम लेगा, यानी कि वही एल्गोरिथम जो है बेस्ट है। लेकिन उसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ-साथ वो हर बार हमारा काम करना भी चाहिए, वो भी ज़रूरी है। तो इसका एक एग्जांपल है, देयर कैन बी मोर देन वन अप्रोच टू सोल्व ए प्रॉब्लम, हैंस वी हैव मोर देन वन एल्गोरिथम हो सकते हैं। तो कौन सा एल्गोरिथम हमें यूज़ करना है वो देखना है। कंसीडर द प्रॉब्लम फाइंडिंग वेदर ए गिवन नंबर इज प्राइम और नोट। प्राइम और नोट के लिए कोई नंबर प्राइम बताना है, तो हमें बताना है कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इसके लिए क्या-क्या मेथड हो सकते हैं वो हम देखेंगे, या फिर कोई और भी ये हो सकता है। जैसे एप्लीकेशन है, इसकी काफ़ी सारी प्राइम नंबर की एप्लीकेशन है, डाटाबेस में है, सिक्योरिटी में है, फाइल कंप्रेशन में है, डिकम्प्रेशन में है। तो जब ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं, मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, इन सब में प्राइम नंबर्स को का जो है काफ़ी अहम रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है। तो प्राइम नंबर निकालने का हमें वो मेथड यूज़ करना है जिसमें कम से कम टाइम लगे। तो इसका पहला मेथड क्या है? स्टार्टिंग विद डिवाइज़र 2, यानी कि जो 2 से डिवाइड हो जाता है वो प्राइम नंबर है, ठीक है? डिवाइड द गिवन नंबर, जो भी नंबर है उसको डिवाइड करेंगे, उसको डिविडेंड बोलते हैं। एंड चेक इफ देयर आर एनी फैक्टर्स, उसके फैक्टर्स बनाए सबसे पहले, ठीक है? इंक्रीज द डिवाइजर इन ईच आइट्रेशन, डिवाइजर को हर एक उसमें फिर हमें बढ़ा के देखना है कि इस नंबर से डिवाइड हो रहा है, फिर अगले से हो रहा है, फिर अगले से हो रहा है, सभी नंबर तक हम चेक करके देखें। और कहाँ तक चेक करें? जहाँ तक मान लीजिए कि 25 को चेक करना है, तो 2 से लेके 2 से लेके फिर 3, 4, 5, 6 अप टू 25 तक हम डिवाइड करके देखें 25 को, क्योंकि अगर इसको कोई डिवाइड करेगा तो वो नंबर इससे छोटा ही होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो एक तो मेथड ये है, और ये आप देख पा रहे हैं, ये काफ़ी लेंदी मेथड है। फिर दूसरा एल्गोरिथम हो सकता है, दूसरा मेथड हो सकता है सभी नंबर को टेस्ट करने की बजाय, ठीक है? टिल द डिविडेंड, डिविडेंड मतलब जो नंबर हमने लिया है जिसको डिवाइड करना है, ओनली टेस्ट अप टू हाफ ऑफ द गिवन नंबर, क्योंकि उसके आधे तक, मान लो 25 है, उसका हाफ करेंगे 12, तो ये होगा तो यहीं तक डिवाइड होगा, इससे ऊपर डिवाइड हो ही नहीं सकता है ये, ठीक है? इसके हाफ से ज़्यादा नंबर पे ये डिवाइड नहीं होगा, छोड़ के उस नंबर को, खुद को। और जो नंबर खुद को खुद से डिवाइड करे वो वैसे भी प्राइम नहीं होता है, सिर्फ एक कंडीशन की वजह से। तो हम उसके हाफ तक डिवाइड करके देख सकते हैं, बिकॉज द डिवाइजर कैन नॉट बी मोर देन हाफ द डिविडेंड। तो जिसको डिवाइड करना है वो हाफ से ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर थर्ड एक और मेथड आता है, ओनली टेस्ट अप टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिविडेंड। अब ये जो डिविडेंड है 25 है, इसका स्क्वायर रूट अगर निकाले हैं तो स्क्वायर रूट निकला इसका 5, तो हम 5 तक भी अगर डिवाइड करके देखते हैं तो भी हमारा काम बन जाएगा, इससे ऊपर वाला कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा। गिवन, फिर हो सकता है एक और मेथड, गिवन ए प्रायर लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर टिल 100, 2 से लेके 100 तक प्राइम नंबर की एक लिस्ट बना लें हम, ठीक है? और उस लिस्ट से सब उस नंबर को डिवाइड करके देखें। इफ़ नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, 2 से लेके 100 तक के जो प्राइम नंबर हैं, अगर उनसे डिवाइड नहीं होता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो ये क्या हो गए? 4 मेथड हो गए, ठीक है? इन 4 मेथड्स में से हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। ऑल दीज 4 मेथड्स कैन चेक इफ ए गिवन नंबर इज प्राइम और नोट। कर तो सारे सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज मेथड इज बेटर। हमें देखना है कि इन 4 में से, जो 4 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, आपके घर से स्कूल तक जाने के 4 रास्ते हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा रास्ता है, जिसपे सबसे कम ट्रैफिक है और जिसपे आप सबसे जल्दी पहुंच जाएंगे, वो आप सेलेक्ट करते हैं। आपके मैप्स, गूगल मैप्स इसी तरीके से काम करते हैं। एल्गोरिथम वन रिक्वायर्स लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन। लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन है मीन्स मोर प्रोसेसिंग टाइम। जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन उतना ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम। एज इट चेक्स फॉर ऑल द नंबर्स एज लॉन्ग एज द डिवाइजर इज लेस देन द नंबर। तो वो अगर बताया था मैंने 25 है, तो वो अप टू 24 वो चेक करेगा, क्योंकि 25 से तो डिवाइड वो हो ही जाएगा। और ये शुरू करेगा 2 से लेकर 24 तक चेक करेगा। दिस मेथड विल टेक मोर टाइम टू गिव द आउटपुट। आउटपुट आने में ज़्यादा टाइम भी लगेगा, और जो हमारा जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो ज़्यादा टाइम लेगा, वो स्लो होगा। एल्गोरिथम 2 उससे थोड़ा एफिशिएंट है, क्योंकि इसमें जो है हाफ तक ही चेक करना है, तो ये इसमें क्या होगा, टाइम रिड्यूस होगा कंप्यूटेशन का भी, और हमारा जो सॉफ्टवेयर है थोड़ा फास्टर भी होगा। एल्गोरिथम 3 जो होगा वो उससे भी ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि डिविजिबिलिटी सिर्फ स्क्वायर रूट तक ही चेक कर रहा है, जैसे इसके केस में था। तो ये अप टू 2, 3 और 2, 3 और 5, 4, 5 तक ही करेगा, 4 से 2, 3, 4, 5, देयर बाय फर्दर रिड्यूसिंग द टाइम टेकन। एल्गोरिथम 4 आ गया, फिर यूजेस ओनली प्राइम नंबर स्मॉलर देन द गिवन नंबर फॉर डिविजिबिलिटी। तो इसमें तो आपने देखिए क्या क्या हुआ था, 2, 3, 4 और 5, 4 नंबर से डिवाइड किया। लेकिन इसमें क्या हुआ, जो लिस्ट हमने बनाई बनाई है 2 से लेकर 100 तक की लिस्ट जो बना के उससे डिवाइड करवाएंगे, तो इस 5 प्राइम जो नंबर, ये जो 5 है, इससे छोटे नंबर से ही डिवाइड करके देखना है। यानी 25 को इस 5 तक ही हम जो है करके देखेंगे। यानी एक ये जो 4 था, जो एक्स्ट्रा आ रहा था इसमें, जो कि एक प्राइम नंबर की लिस्ट में नहीं आएगा, वो एक और कम हो जाएगा। 2, 3 एंड 5 से ही हम डिवाइड करके देखेंगे 25 को। इनमें से किसी से भी डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नहीं है। तो ये 5 से डिवाइड हो जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ये मेथड जो है और भी कम टाइम लेगा, फर्दर रिड्यूस द कैलकुलेशन। बट इस मेथड में क्या हो जाता है, स्टोर करेगा लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो ये क्या लेगा, एडिशनल मेमोरी चाहिए इसको, एडिशनल स्पेस चाहिए, ठीक है? इवन दो इट रिक्वायर लेसर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो कम लेता है,
ठीक है, लेकिन स्पेस इसने ज़्यादा ले लिया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कम है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। तो जो मेथड 3 है वो है बेस्ट है, जिसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही ज़्यादा एफिशिएंट है। Hence algorithm can be compared and analyzed on the basis of amount of processing time. टाइम कितना लेगा, दे नीड टू रन करने के लिए प्रोग्राम कितना टाइम लेगा, और अमाउंट ऑफ मेमोरी, जैसे जो चीज़ें मैंने बताई, जो टाइम लेगा उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, जो मेमोरी वो ऑक्यूपाई करेगा वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं एग्जीक्यूट होने में। दीज टर्म्स दीज आर टर्म्ड एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है आप कंप्यूटर को जब तक पढ़ते रहेंगे, जब तक आप सॉफ्टवेयर लाइन में रहेंगे, आपको इन दो चीज़ों से डील करना ही करना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जैसा कि मैंने बताया कितना टाइम लेता है, एवरेज केस, बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस, 3 केस होते हैं। बिग ओ नोटेशन और थीटा नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, कई तरह की नोटेशंस होती हैं, वो चैप्टर जब डीप में आएगा तब हम पढ़ेंगे। द स्पिरिट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय डिकम्पोजिंग इट, डिकम्पोजिशन इज टू डिवाइड एंड कनक्योर। डिवाइड एंड कनक्योर होता है किसी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना, और डिवाइड करके उनको सोल्व करना, और फिर सोल्व करके वापस से उनको कंबाइन करना, ये होता है डिवाइड एंड कनक्योर अप्रोच होती है। इससे प्रॉब्लम जल्दी सोल्व हो जाती है, और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को ऐसे ही सोल्व किया जाए। The choice of an algorithm over another is done depending on how efficient they are in terms of processing time required, यानी कि time complexity, and the memory they utilize, that is space complexity. नेक्स्ट पार्ट आ गया algorithm को एनालाइज और टेस्ट करने के बाद अगला फेज है कोडिंग का, जब हमें एक्चुअल कोडिंग उसकी करनी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, एक प्रोग्राम को, एक टास्क को हमने एनालाइज भी कर लिया, उसको हमने उसका एल्गोरिथम भी बना लिया, लेकिन हमें ये भी देखना है कि वो कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिबल है कि नहीं है। हमने लिख दिया कि हम ऐसा कर देंगे, लेकिन क्या वो कोडिंग में वो चीज़ करना पॉसिबल भी है या नहीं है, वो भी एक देखने की ज़रूरत होती है एल्गोरिथम के टाइम पे ही। वंस एन एल्गोरिथम इज फाइनलाइज हो गया, इट शुड बी कोडेड इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसको करते हैं, जैसे C++ होगी, पाइथन होगी, जावा होगी, एज सेलेक्टेड बाय द प्रोग्रामर, जो भी सेलेक्ट करें। द ऑर्डर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय फॉलोइंग इट्स सिंटैक्स, उसका सिंटैक्स फॉलो करते हुए। सिंटैक्स इज द सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, और ग्रामर, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर है, हिंदी की व्याकरण है, ऐसे ही हर एक लैंग्वेज का सिंटैक्स हो या ग्रामर होती है, जिसमें बताया होता है कि आपको क्या चीज़ें कैसे लिखनी है, इनपुट कराना है तो कैसे लिखना है, आउटपुट कराना है तो कैसे लिखना है। ठीक है, कोई प्रोसेसिंग करानी, फेल्स लगाना है कैसे करना है। ठीक है, कोई प्रोग्राम मेथड लिखना है, कोई उसका मॉड्यूल बनाना है तो कैसे कैसे वो लिखना है, कैसे डाटाबेस से कनेक्टिविटी, सब सिंटैक्स डिफाइन होते हैं, उन सिंटैक्स को ही सीखना होता है। ठीक है, दैट गवर्न्स द फॉर्मुलेशन ऑफ द स्टेटमेंट, मतलब जो स्टेटमेंट आप लिखते हैं उस लैंग्वेज में, उसको ये लिखने के लिए ज़रूरी होता है, इसी के बेस पे चलती है वो। सच एज स्पेलिंग्स, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स एंड पंचुएशन, किसका ऑर्डर क्या होगा, ये नहीं कि पहले एल्स लिख दिया फिर इफ़ लिख दिया बाद में, पहले इफ़ आएगा फिर एल्स आएगा, तो ये सीक्वेंस भी है। और पंचुएशन होती है कि उसका स्पेलिंग वगैरह क्या है, उसको कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे बोला जाएगा। द मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ जीरोज एंड वन ओनली इज द आइडियल वे टू राइट ए प्रोग्राम। आइडियल वे तो क्या है, 0 और 1 में लिखा जाए, लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में लिखा जाए, क्योंकि मशीन उसको उसी को समझती है और वो फास्ट भी होगा वो प्रोग्राम अगर उसमें लिखा जाएगा। बट क्या है, ये हमारे लिए लिखना पॉसिबल नहीं है। प्रोग्राम्स रिटन यूजिंग बाइनरी डिजिट्स आर डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर हार्डवेयर उसको डायरेक्ट समझ सकता है, बट दे आर डिफिकल्ट टू डील विद, मतलब उसमें डील करना, उसमें लिखना उस कोड को बहुत मुश्किल है, एंड कॉम्प्रीहेंड, उसको समझना भी मुश्किल है बाई ह्यूमंस, क्योंकि लिखना तो हमें ही है। दिस लेड टू द इंटेंशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज विच आर क्लोज टू नेचुरल लैंग्वेज एंड आर ईजियर टू रीड। तो वो जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं वो नॉर्मल लैंग्वेज के नज़दीक होती हैं, और ह्यूमन्स को समझना उसको ईजी होता है, हम उसमें आसानी से लिख सकते हैं और लिखे हुए को समझ भी सकते हैं कि वो कोड क्या कर रहा है, और उसमें भी साथ में कमेंट्स ऐड किए जाते हैं अगर उसको बेटर समझने के लिए। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ 0 1 0 1 0 1 0 1 1 एंडलेस ये लिखे हुए हैं, आप उसको देख के क्या ही समझ सकते हैं। इवन जब तक एक मशीन को भी फिक्स फॉर्मेट में वो नहीं बताया जाएगा, उसको मशीन भी नहीं समझेगी, और वो फिक्स फॉर्मेट हर एक मशीन के लिए अलग होता है। इसलिए एक मशीन के लिए बनी हुई लैंग्वेज पे अगर प्रोग्राम लिख दिया तो दूसरी मशीन पे वो नहीं चलेगा, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम जो है वो किसी भी मशीन पे चल सकते हैं। एडवांटेज ऑफ यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज इज दैट दे आर पोर्टेबल, जो मैं अभी बताया कि वो पोर्टेबल है, एक मशीन के लिए लिखा वो दूसरी लैंग्वेज में, वो दूसरी मशीन के लिए वो चल सकता है। दे कैन रन ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, एक कंप्यूटर पे बनाया तो के लिए बनाया, वो दूसरे कंप्यूटर पे भी चल सकता है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। लो लेवल प्रोग्राम कैन रन on only one kind of computer have to be rewritten in order to run on another type of system। दूसरे में करना है तो उसको दोबारा लिखना पड़ेगा। वाइड वैरायटी ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज हैं, जैसे फोर्ट्रान, C++, जावा, पाइथन एक्सेट्रा, बहुत सारी लैंग्वेज एग्जिस्ट करती हैं। ए प्रोग्राम रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। तो जो आप प्रोग्राम जो लिखेंगे एल्गोरिथम के बाद जो कोड लिखेंगे उसको बोलते हैं सोर्स कोड। वी नीड टू ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। ये सोर्स कोड लिखा, हमें इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए किसकी जरूरत होती है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर की जरूरत होती है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, एंड कंपाइलर होल प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है, सो दैट द मशीन कैन अंडरस्टैंड इट, जो कि हमने कंपाइलर और इंटरप्रेटर चैप्टर 1 में पढ़े भी थे। अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप दोबारा जाके वो चैप्टर देख सकते हैं। देयर आर मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल एंड चूजिंग वन सूटेबल फॉर अवर रिक्वायरमेंट रिक्वायर्स अस टू कंसीडर मैनी फैक्टर्स। कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है
एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करते हुए, क्योंकि हर एक लैंग्वेज की अपनी-अपनी खासियत होती है और लिमिटेशंस भी होती हैं। इट डिपेंड्स ऑन द प्लेटफ़ॉर्म, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना रहे हो, जहाँ पे वो प्रोग्राम रन करने वाला है। वी नीड टू डिसाइड वेदर द एप्लीकेशन वुड बी अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, यानी वो एक कंप्यूटर में चलेगी, या एक मोबाइल एप्लीकेशन है, एक मोबाइल फ़ोन में चलेगी, या वेब एप्लीकेशन है जो अब किसी ब्राउज़र के थ्रू चलेगी। डेस्कटॉप एंड मोबाइल एप्लीकेशन आर जनरली डेवलप्ड फॉर ए पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही बनाई जाती हैं, जैसे विंडोज़ के लिए अलग होती हैं, लाइनक्स के लिए अलग होती हैं, मैक के लिए अलग होती हैं, हर एक के लिए अलग-अलग बनाई जाती हैं। व्हेयरएज़ वेब एप्लीकेशंस जो होती हैं आर एक्सेस्ड इन डिफरेंट डिवाइसेज़ यूजिंग वेब ब्राउज़र, जैसे फेसबुक है, ठीक है? आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से उसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग एनी ब्राउज़र, ठीक है? तो वो ब्राउज़र्स के लिए जो है एप्लीकेशंस लिखी होती हैं, एंड मे यूज़ रिसोर्स अवेलेबल ओवर क्लाउड, वो रिसोर्स क्लाउड पे होते हैं, क्लाउड पे उसकी प्रोसेसिंग होती है। ब्राउज़र पे तो आपको जस्ट वो आपके कंप्यूटर पे शो होता है, प्रोसेसिंग आपके एंड पे नहीं होती है। Beside programs are developed not only to work on a computer, mobile or a web browser, but इट में ऑल्सो भी रिटर्न फॉर एम्बेडेड सिस्टम। ये कंप्यूटर्स और ब्राउजर्स के लिए, वो मोबाइल के लिए नहीं, एम्बेडेड सिस्टम के लिए भी बनाए जाते हैं। जैसे आजकल आपकी डिजिटल वॉच आ रही हैं, MP3 प्लेयर आ रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स, व्हीकल्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और बाकी स्मार्ट डिवाइसेस, वॉशिंग मशीन हो गई आपकी, माइक्रोवेव हो गए, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, ठीक है, एयर कंडीशनर हो गया, और इवन आज के दिन तो स्विचेस जो आते हैं वो भी, स्विचेस और लाइट बल्ब्स, उनके अंदर भी एम्बेडेड सिस्टम्स लगे होते हैं, तभी तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बन पाता है। इन सच केसेस वी हैव टू लुक फॉर फर्दर स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामिंग टूल्स, जो है हमें यूज़ करने होते हैं, जो पर्टिकुलर चीज़ों के लिए लिखने में कैपेबल होते हैं। समटाइम्स राइट प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज, कई बार हमें एम्बेडेड सिस्टम के लिए असेंबली लैंग्वेज में भी प्रोग्राम लिखना पड़ सकता है। तो एक हो गया सोर्स कोड, ठीक है, एक हो गया मशीन कोड, उसके बीच में होता है असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है हमारा डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन होता है किसी चीज़ को ब्रेक करना, कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं और उनको अलग-अलग ब्रेक करके अलग-अलग बनाया जाता है, ठीक है? फिर उसको कंबाइन किया जाता है, इंटीग्रेट करते हैं और धीरे-धीरे उसको टेस्ट करते हैं। सम टाइम ए प्रॉब्लम में भी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, दैट इज़ इट्स सॉल्यूशन इज़ नॉट डायरेक्टली डेराइवेबल, डायरेक्ट हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो बहुत सारे काम करती है। लेट अस लुक एट द रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, उसका एक एग्जांपल है। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में बहुत सारे छोटे-छोटे सिस्टम्स होते हैं, अलग-अलग तरह के काम होते हैं, वो अलग-अलग मॉड्यूल में बनाया जाता है प्रोग्राम, अलग-अलग उसके लिए डेवलपर होते हैं और वो फिर बाद में उसको इंटीग्रेट किया जाता है। द कॉम्प्लेक्स टास्क ऑफ डिजाइनिंग ए गुड रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम इज सीन एज डिजाइनिंग द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, देन मेकिंग देम वर्क विद ईच अदर इफेक्टिवली। पहले अलग-अलग डेवलप किया, फिर कंबाइन कर करके देखा, फिर पूरा एक सिस्टम को कंबाइन किया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है, तो फिर वो एक फाइनल सिस्टम तैयार होगा, तो एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। द बेसिक आइडिया क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करना है बाय डिकम्पोजिंग, डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को डिकम्पोज करना या ब्रेक डाउन करना किसी बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम्स में। दिस सब प्रॉब्लम आर रिलेटिवली ईजियर टू सोल्व, काम छोटा हो जाता है। जैसे आपने सभी ने कहानी सुनी होगी बचपन में, वो जब लकड़ियों को हम इकट्ठा करके तोड़ते हैं तो नहीं तोड़ पाते हैं, लेकिन उन लकड़ियों को अलग अलग करके तोड़ेंगे तो तोड़ पाएंगे। ये वही अप्रोच है डिवाइड एंड कॉन्कर वाली। सब प्रॉब्लम्स को डिवाइड किया और इजीली हम उसको सोल्व कर सकते हैं। फाइनली जो ये प्रॉब्लम है उनको कंबाइन किया। जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम मिलकर बना है, फूड सर्विस है, बिलिंग सर्विस है, डिटेल अबाउट रेलवेज है, इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टाफ सिक्योरिटी, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, रिजर्वेशन इन्फॉर्मेशन है। रिजर्वेशन के अंदर भी ट्रेन की इन्फॉर्मेशन है, तो ट्रेन की इन्फॉर्मेशन यहाँ होगी, कौन सी ट्रेन कब चलेगी, स्टेशन, क्लास, बर्थ, सब कुछ होगा। कौन सी बुकिंग के टाइम पे कितना कॉम्प्लेक्स टास्क है आप उसमें भी देख सकते हैं, वो भी उसको फर्दर जो है रिजर्वेशन को भी फर्दर डिवाइड करना पड़ता है। ऐसे ही बिलिंग में भी डिपेंड करता है कि बिलिंग कौन से मेथड से हो सकती है। कैश में भी हो सकती है, कार्ड से भी हो सकती है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, उसमें भी फर्दर डिवाइडेड कर सकते हैं। फूड सर्विस है फिर, ठीक है, फूड में भी कोई वेज है, नॉन वेज है, वो अलग अलग बनेगा, ठीक है, उसकी बुकिंग होगी, ठीक है, और ऑल ओवर इंडिया कहाँ कहाँ से उसके वेंडर्स हैं, कहाँ पे कौन जो है सप्लाई करेगा, वो भी पूरे अपने आप में एक सिस्टम है। उसको फर्दर डिवाइड करके और छोटा फिर बनाया जाता है, फिर इन सबको जो है लास्ट में कंबाइन किया जाता है, तब जाके एक पूरा सिस्टम बनता है। Breaking down a complex problem into sub problem also means that each sub problem can be examined in detail, ताकि हर एक चीज़ को एग्जामिन किया जा सके कि वो अपने आप में इंडिविजुअली अपना जो उसको काम करना चाहिए वो कर रही है कि नहीं कर रही है। ईच सब प्रॉब्लम कैन बी सोल्व इंडिपेंडेंटली बाई डिफरेंट पर्सन, क्योंकि एक टीम मिलकर काम करती है, अलग अलग लोग उसको सोल्व कर सकते हैं। हैविंग डिफरेंट टीम्स वर्किंग ऑन डिफरेंट सब प्रॉब्लम्स कैन ऑल्सो बी एडवांटेजेस। एडवांटेज इसकी क्या है कि ये स्पेसिफिक सब प्रॉब्लम पे ही उसको काम करना है, कैन बी असाइंड टू ए टीम हु आर एक्सपर्ट। और जब एक्सपर्ट एक काम को करता है तो वो काम को बेटर तरीके से कर सकता है, टाइम कम लेगा और एक एफिशिएंट सिस्टम जो है वो बना के देगा। जैसे असेंबली लाइन जो गाड़ियों की होती है उसमें भी यही किया जाता है, कोई एक पार्ट को असेंबल करता है, गाड़ी असेंबली लाइन पे आगे बढ़ती जाती है, ठीक है, कोई इसके इंजन के पार्ट्स को असेंबल करता है, देखिए उसका इंजन असेंबल किया, फिर वो आगे बढ़ी, उसके किसी ने उसकी सीट लगाई, किसी ने उसके बम्पर लगाए, किसी ने जो है उसके टायर लगाए, ठीक है, टायर भी अपने आप में कॉम्प्लेक्स, उसमें रिम है, उसमें फिर ट्यूब है, उसमें फिर टायर है, तो अलग अलग चीज़ें के लिए अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। टायर कोई बनाता है,
प्लास्टिक पार्ट कोई बनाता है, लोहे के पार्ट कोई बनाता है, शीशे के पार्ट कोई बनाता है, तो वो अपने-अपने काम में सभी एक्सपर्ट है। फिर उनको अलग-अलग चीज़ों को लाके असेंबल कर दिया जाता है और असेंबल तब होंगी जब वो उसके साइज़ की फिटिंग के अकॉर्डिंग बनाई होंगी और उसको कंबाइन करके फिर टेस्ट किया जाता है कि गाड़ी ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है, फिटिंग वगैरह सही है या नहीं है। देयर आर मैनी रियल लाइफ प्रॉब्लम व्हिच कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का यूज़ करके हम रियल लाइफ प्रॉब्लम को भी सोल्व कर सकते हैं। एग्जांपल जिसके हैं सॉल्विंग प्रॉब्लम इन मैथ में कोई प्रॉब्लम सोल्व करनी है, मैथमेटिक्स में, साइंस में, इवेंट मैनेजमेंट इन स्कूल, जैसा कि मैंने आपको फंक्शन का एग्जांपल दिया था, एनुअल फंक्शन करना है तो उसके लिए अलग-अलग जो है लोगों को डिटेल किया जाता है और फिर सब मिलके काम करते हैं और सब अपना-अपना काम करते हैं, तो कोई इंटरफेरेंस भी एक दूसरे में नहीं होता है, कोई टास्क रुकता नहीं है और ज़्यादा एफिशिएंटली और टाइमली हो जाता है। वेदर फोरकास्टिंग में भी ऐसे ही है, अलग-अलग जगह से अलग-अलग तरह का डाटा कलेक्ट किया जाता है, सबको कंबाइन करके फिर वेदर की रिपोर्ट तैयार होती है। डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम, कोई भी डिलीवरी का है, मान लीजिए आपने कोई ऑनलाइन ऑर्डर किया है, तो उसमें उसको पैक करने वाले अलग होंगे, उसपे उसकी बिलिंग करने वाले अलग होंगे, ठीक है? उसको डिस्पैच करने के अलग लोग होंगे, ट्रांसपोर्ट का कोई जो है रेलवे से ट्रांसपोर्ट होगा, कोई रोड से ट्रांसपोर्ट होगा, कोई शिप से ट्रांसपोर्ट, कोई एरोप्लेन से ट्रांसपोर्ट होगा। फिर लास्ट में आके वो हब में आता है, फिर डिलीवरी बॉय आता है, तो पूरा एक मतलब सिस्टम है और हर सिस्टम के लिए एक इंटेंडेड जो है मॉड्यूल बनाना पड़ता है और उस मॉड्यूल पे वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उसका काम करता है, तब जाके वो डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम या डिलीवरी मैकेनिज्म पूरा हो पाता है। वंस द इंडिविजुअल सब प्रॉब्लम्स आर सॉल्व, इंडिविजुअल प्रॉब्लम ही सोल्व कर रहे हैं, ठीक है? सब अपना-अपना काम कर रहे हैं। आपने ऑर्डर प्लेस किया, एक ने उसका बिलिंग किया, बिलिंग होने के बाद वो पैकिंग वाले के पास गया, पैकिंग वाले के बाद जो है उसकी जो जैसे कोरियर सर्विस है उसके पास गया, कोरियर सर्विस वाले ने उसकी अपनी जो है उसपे मार्किंग की, फिर उसको सेपरेट किया गया कि कौन-सा जो है पार्सल नज़दीक का है, कौन-सा दूर का है, एरिया वाइज़, पिन कोड वाइज़ डिवाइड किए गए एंड सो ऑन, मतलब सबने अपना-अपना काम किया लेकिन मिलके एक पूरा सिस्टम तैयार हो गया बाद में और एक करेक्ट तरीके से काम हो गया, चीज़ें इंटीग्रेट हो गई और कंप्लीट सॉल्यूशन तैयार हो गया। ये इसमें इस चैप्टर की वही चीज़ें की समरी दी हुई है, छोटे पॉइंट्स में बताया हुआ है और यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। होप सो आपको समझ आ गया होगा और समझ आ गया है तो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।